बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों को अपने शो में खुशामदीद कहते हैं। एक और सुबह में उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है हलीमा जुल्फ़िकार और हुमायूं ज़ेब अब्बासी जो मेरे साथ मौजूद होते थे आज छुट्टी पे। उनकी कोई पर्सनल कमिटमेंट इस किस्म की आ गई थी। एक इंटरव्यू में उन्होंने जाना था, अपेयर होना था और ये किस तौहीद का इंटरव्यू है ये मुझे भी नहीं पता क्योंकि बहुत लेट उन्होंने मुझे मैसेज किया क्योंकि उनको लग रहा था कि वो आ जाएंगे शो में और उसके बाद उनको इंटरव्यू में जाना पड़ेगा या उससे पहले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका यही टाइम निकला इंटरव्यू के लिए। तो आज जी उम्मीद तो करते हैं कि वो 1 घंटे बाद हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन अब अगर ना हो सके तो अब आप लोगों ने कॉल्स कर करके पूछना नहीं है। ये मैं भी आप लोगों को आज बता दूं, जिससे आप जो जिसके साथ जिस तरह करते हैं ना उसके साथ वैसे ही होता है और कुदरत आजकल बहुत जल्दी उसके साथ वो कर देती है। तो जब मेरी तबीयत ख़राब हुई थी तो हुमायूं ने आप लोगों को मेरी तबीयत के बारे में भी पूरी तरह नहीं बताया था और कहा था कि बस आप लोगों ने अब पूछना नहीं है। मैंने एक ही दफ़ा बता दिया कि उसकी तबीयत नहीं ठीक तो वो नहीं आई। तो अब आप लोगों ने भी पूछना नहीं है कॉल कर करके कि भाई हुमायूं भाई कहाँ गए, इंटरव्यू देने के लिए गए हुए, आ जाएंगे, अब फिक्र की कोई बात नहीं है। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जुमे का दिन है, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो जुमा। और जुमे की ख़ास बात यह है कि हम लोग जिस तरह रमज़ान आता है और बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं हमारी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं और हमारी ज़्यादातर एक्टिविटीज़ जो है वो रिलीजियस हो जाती हैं। और मुझे रमज़ान इस हवाले से वाकई बहुत ज़्यादा पसंद है कि मुझे लगता है कि हम वही कर रहे होते हैं जो करने के लिए हम बने हैं। इससे मुराद ये नहीं है कि हम दुनिया को छोड़ देते हैं, हम दुनिया के काम भी करते हैं, लेकिन हर ऑफिस की टाइमिंग्स थोड़े हो जाते हैं, हम काम पे थोड़ा फोकस करते हैं, सिर्फ ज़रूरत का काम करते हैं और उसके अलावा हमारी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होती है कि हम कुरान पाक पढ़ लें, हम नमाज़ पढ़ लें, कोई तस्बीह पढ़ लें, कोई अच्छा प्रोग्राम दीनी किस्म का कोई अच्छा प्रोग्राम सुन लें। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो हमारी चलती रहती हैं। तो इस वजह से रमज़ान मुझे बहुत अच्छा लगता है। और दिनों की अगर हम बात करें तो उनमें जुमा एक ऐसा दिन होता है जिसमें हमारी रिलीजियस किस्म की एक्टिविटीज़ जो है वो ज़्यादा चल रही होती हैं और उसी के हिसाब से हमारे घर में खाने भी बन रहे होते हैं और भी बड़ी दीगर चीज़ें जो है वो बन रही होती हैं। आज मैं सोच के तो कुछ और आई थी हुमायूं से बात करने के लिए, लेकिन अब हुमायूं नहीं है तो जब वो आएंगे तो ज़ाहिर है उनसे बात करेंगे क्योंकि आप लोगों को पता है कि मजाक उड़ाने में उनका कोई सानी नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें वो मजाक उड़ाते हैं तो उस चीज़ का मज़ा दोबाला हो जाता है। तो इसलिए उस वक्त बात करेंगे उनसे। आज मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से इस हवाले से बात करूं कि हम किन किन चीज़ों के हवाले से एक्टिविस्ट हैं। बहुत सारे लोग एक्टिविस्ट होते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता कि हम एक्टिविस्ट हैं। हम सिर्फ उन्हीं लोगों को एक्टिविस्ट मानते हैं जिन्होंने अपने नाम के साथ लिखा हुआ होता है कि वो सोशल एक्टिविस्ट है या फिर वो किसी बहुत बड़े पैमाने पर जाके काम कर रहे होते हैं। ज़रूरी नहीं है एक्टिविस्ट बनने के लिए कि आप किसी NGO को ही ज्वाइन करें या कोई NGO बनाएं या उसके साथ जाके मिलकर बैठकर काम करें। आप अपनी ज़िंदगी में बहुत छोटी छोटी चीज़ें करके भी बहुत अच्छा और बहुत बड़े एक्टिविस्ट बन सकते हैं। जैसे कि हमारे मुल्क में ह्यूमन राइट्स के हवाले से काम जो है वो जो भी इंसान कर रहा है या दिल से समझ रहा है कि मुझे ह्यूमन राइट्स के हवाले से काम करने की ज़रूरत है और एटलीस्ट मैं अपनी तरफ से जिस इंसान के जो मुझ पर हकूक़ बनते हैं वो मैं पूरे करूँ, तो मुझे लगता है कि वो इंसान एक एक्टिविस्ट है। हम बच्चों के हकूक़ के हवाले से अगर बात करें, हमें ये लग रहा हो कि बच्चे के साथ ज़्यादती हो रही है, उसको चीज़ें जो उसको मिलनी चाहिए, जो उसके बुनियादी हकूक़ हैं वो उसको नहीं मिल रहे हैं, तो हम एक एक्टिविस्ट हैं। आजकल सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया पे अपनी आवाज़ पहुंचाना, अपनी बात पहुंचाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो आज के दिन आप लोगों ने नहीं भूलना कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, बहुत सारे ऐसे इंसान होंगे जिनको आपके एक पोस्ट की ज़रूरत होगी। पिछले दिनों में देख रही थी, अगर हम फ़लस्तीन के हवाले से बात करें तो बहुत सारे लोगों को जब बाइकआउट के हवाले से कहा गया कि जी आप लोग बाइकआउट करें बहुत दीगर ममालिक के प्रोडक्ट्स का, ये बताने के लिए, दुनिया को ये बताने के लिए कि हमें बहुत बुरा लग रहा है जो फ़लस्तीन के साथ हो रहा है। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे आगे से कहा कि पाकिस्तान एक तो मुल्क ज़ाहिर है इतना बड़ा नहीं है, दुनिया में बहुत बड़े बड़े ममालिक मौजूद हैं। इंडिया का एक एक सूबा जो है वो पूरे पाकिस्तान से उसकी आबादी ज़्यादा है, तो पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क नहीं है और उसकी जो इकोनॉमी है वो उससे भी ज़्यादा छोटी है। तो हम अगर किसी चीज़ का बाइकआउट कर भी देंगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने लगा। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊँ एक खुशी की खबर जिससे को सुन के आप लोगों को ये अच्छा लगेगा।
हम लोग अक्सर सोशल मीडिया पे पोस्ट करने से पहले भी, स्टोरी लगाने से पहले भी, या कोई पोस्ट लगाने से पहले भी, या रील लगाने से पहले भी यही सोचते हुए पाए जाते हैं कि हमारे ये रील लगाने से या हमारे ये स्टोरी पोस्ट करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हालांकि ये बात गलत है। अभी जो केस चल रहा है आलमी अदालत में, जिसमें कहा जा रहा है कि फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ जो भी मज़ालिम हो रहे हैं उनको ख़त्म किया जाए, उसमें वो सारी चीज़ें एज़ अ प्रूफ दिखाई जा रही हैं जज साहब को कि पूरी दुनिया में हैशटैग बायकॉट के इतने रीपोस्ट हुए हैं, पूरी दुनिया में ये वीडियोज़ हैं जो सोशल मीडिया पे चल रही हैं, जो फ़लस्तीन में वहाँ पे हो रहा है, पूरी दुनिया इस तरह से बायकॉट कर रही है, पूरी दुनिया इस तरह से इनकी इमेज दिखा रही है कि ये वहाँ पे हो रहा है। वो चीज़ें देख के हमें पता लगता है कि हमारी एक पोस्ट, हमारी एक स्टोरी, हमारी एक रील जो है वो कितनी ज़रूरी होती है। जैसे हम बहुत फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं कि हमारे कुछ भी पोस्ट करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ जाएगा। वाकई मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि वहाँ पे जज साहब के सामने वो सारे नंबर्स रखे गए हैं कि दुनिया में इतने लोगों ने ये सारी पोस्टिंग की है और दुनिया में इतने लोग हैं जो ये समझते हैं कि फ़लस्तीन के साथ जो मज़ालिम हो रहे हैं वो गलत हो रहे हैं और उनको देखा भी जा रहा है। आप लोगों को पता है आजकल का दौर जो है वो सोशल मीडिया का दौर है और मीडिया अब इस नहज पे पहुंच गया है कि सोशल मीडिया को हम ज़्यादा बेहतर मीडिया समझते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि वो एक ऐसा मीडियम है जिस पे आप किसी की भी ज़बान, किसी की भी बात, कोई भी किसी भी किस्म का सच रोक नहीं सकते। जो हमारा ये रवायती मीडिया है, जो टीवी है, उसमें बहुत सारे सच जो है वो आप तक नहीं पहुंच पाते। बहुत सारी कदगनें भी लगा दी जाती हैं, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस भी हैं जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर नहीं की जा सकती। लेकिन सोशल मीडिया पे ऐसा कोई मसला नहीं है, जो चाहता है अपनी बात आप तक पहुँचा देता है। सोशल मीडिया के हवाले से ही मैं बात करूँगी। अभी पैलेस्टाइन में एक जर्नलिस्ट जो हैं वो गए हुए थे, जो वहाँ से, जिनको रेस्क्यू करके वहाँ से वापस लाया गया। वो वहाँ पे जी गए हुए थे सारा कवर करने के लिए कि सारी जो वॉर है उसका बेस क्या है, अब वहाँ पे क्या हालात हैं, हॉस्पिटल्स के क्या हालात हैं, इमारतों के क्या हालात हैं, स्कूल्स के क्या हालात हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर तो तबाह हुआ ही हुआ है। वहाँ पर कितनी डेथ्स हुई हैं, कितनी कैजुअलिटीज़ हुई हैं, और जो लोग बच गए हैं उनमें से भी किसी का बाजू नहीं है, किसी का पाँव नहीं है, किसी की कोई चीज़ नहीं है। मतलब इस तरह से अब वहाँ पे हालात हो रहे हैं। उन जर्नलिस्ट का भी मैं इंटरव्यू सुन रही थी जो पिछले 3 दिन से ट्विटर पे हैशटैग पे वो ट्रेंडिंग में जा रहा है उनका इंटरव्यू, जिसके दौरान वो रोने लगे, जिसमें उन्होंने कहा कि अब मैं अगर वापस आके साफ़ पानी में पीता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं उन लोगों का मुजरिम हूँ, और मैं अगर नरम बिस्तर पे सोता हूँ तब भी मुझे लगता है कि मैं उन लोगों का मुजरिम हूँ। तो जो लोग ये कहते हैं कि हमारे एक पोस्ट करने से या हमारे एक रील डाल देने से क्या फ़र्क पड़ेगा, उन लोगों से मैं थोड़ी सी अपील करना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर फ़र्क नहीं, एक मिनट के लिए सोच लेते हैं कि नहीं भी फ़र्क पड़ता, तो आपका ज़मीर तो मुतमईन होगा ना कि मेरे हाथ में जितना भी था, मेरी तो कोई ताकत थी नहीं। मैं अपने घर में बैठा हुआ था, एक मुल्क में, एक उसके छोटे से सूबे में। फॉर सपोज आप सिंध में बैठे हुए, सिंध के किसी गांव में बैठे हुए, आप सोचें कि मैं यहाँ पे बैठ के क्या ही कर लूँगा, तो ऐसा नहीं है। आपकी एक पोस्ट जो है वो वहाँ पे उस नंबर में ऐड हो रही है, और अगर नहीं भी ऐड हो रही तो आप अपने ज़मीर को सेटिस्फाई कर सकते हैं कि मेरे हाथ में जितनी भी ताकत थी उसका इस्तेमाल करते हुए मैं जो भी कर सकता था मैंने वो किया। इस जो जुल्म हो रहा है उसको दिल से बुरा जाना, क्योंकि मौला अली का कॉल है कि जुल्म को मानने की या ना मानने की 3 स्टेजेस हैं। एक चीज़ ये है कि आप उसे हाथ से रोकें अगर आप उसकी ताकत रखते हैं। बेवकूफ़ी बिल्कुल भी नहीं करनी कि आप इतने कमज़ोर हैं लेकिन फिर भी आप जालिम के सामने जो जाके है ना वो खड़े हो गए, ये बेवकूफ़ी है, ये नहीं करनी। उन्होंने कहा है अगर आप ताकत रखते हैं तो उसको हाथ से रोकें, अगर नहीं ताकत रखते और सिर्फ इतनी ताकत रखते हैं कि ज़बान से कह सकें तो ज़बान से रोकें, और अगर उसकी भी ताकत नहीं रखते तो सिर्फ दिल में उससे बुरा मान लें कि हाँ ये चीज़ बुरी हो रही है, होनी नहीं चाहिए, लेकिन मेरे पास तो इतनी ताकत ही नहीं है कि मैं इसे रोक सकूं। तो अल्लाह ताला के हाँ ज़रूर उस रजिस्टर में लिख लिया जाएगा कि आपने इस चीज़ को बुरा माना है। तो आप अपना अपना पार्ट प्ले करते रहें और फिर बाकी चीज़ें अल्लाह ताला पे छोड़ दें, क्योंकि कोई भी चीज़ आपकी झोली में आकर नहीं गिरती, आपको उसके लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है।
ये तो एक पब्लिक सर्विस किस्म का मैसेज था जो मैंने आप लोगों के लिए पहुंचाया है, और इसको मैं रिलेट करती हूँ मंडे को जो हमारा कश्मीर डे आ रहा है उससे, क्योंकि कश्मीर डे के हवाले से भी हम हमेशा, जब भी कश्मीर के हवाले से बात होती है, हम हमेशा ये कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो ये मैंने एक रिलेट करके आपको स्टोरी बताई है कि आपकी एक पोस्ट हो सकता है कश्मीर के लिए, आपका एक हैशटैग इतना ज़्यादा ट्विटर पे और दीगर जगहों पे वो फ्लोट कर जाए कि लोग भी उस हैशटैग में शामिल हो जाएं, और फिर हो सकता है किसी दिन आपका वो जो हैशटैग इनिशिएट किया हुआ है वो भी किसी आलमी अदालत में पेश किया जाए कि जी ये इतने लोग हैं जो समझते हैं कि कश्मीर में जो हो रहा है या जो अभी तक वो कॉन्फ्लिक्टेड स्टेट बन के रह रही है वो एक गलत चीज़ है, उसका जो मसला है वो रिजॉल्व हो जाना चाहिए। यहाँ पे हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे मेहमान, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहें। जी वेलकम बैक टू द शो। हमने आज सोचा कि हम अपने शो में कुछ इस तरह के लोगों को दावत दें जिनसे थोड़ा बात करने में हमें मज़ा आए लेकिन सुनने में भी मज़ा आए, क्योंकि बहुत अरसा गुजर जाता है और हम चाहते हैं कि थोड़ा लाइट भी इस प्रोग्राम को रखें, उसमें हम मजाक भी करने की कोशिश करते हैं, हर तरह से आपको एंटरटेन करने की कोशिश करते हैं। तो आज हमने सोचा कि हम कुछ सिंगर्स को बुलाते हैं जो अपनी खूबसूरत आवाज़ जब आप लोगों को सुनाएंगे तो यकीनन आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा और हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन ज़ाहिर है जुम्मा है तो हम शुरुआत जो है वो उनसे कोशिश करेंगे कि नात से कराएं या किसी हमसे कराएं अच्छी सी, लेकिन आगे जाके ज़ाहिर मज़ीद गाने में ज़रूर सुनेंगे। हमारे साथ जी दो माशाल्लाह खूबसूरत नौजवान दोनों भाई मौजूद हैं। अभी दोनों अपनी स्टडीज़ कर रहे हैं लेकिन स्टडीज़ के साथ साथ उन्होंने अपनी सिंगिंग के करियर को भी परसू किया है और दोनों जो है वो सिंगिंग भी करते हैं और गिटार भी बजाते हैं। अब ये नहीं पता कि किसने किसको देख के ये शौक़ आया और किसने किसको देख के शुरू किया, या जिसने पहले शुरू किया उसने क्यों शुरू किया, ये हम इन्हीं दोनों से पूछेंगे। हमारे साथ जी मौजूद हैं एजाज़। अस्सलाम वालेकुम एजाज़, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। और इनके प्यारे से माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा मुझे तो अब यंग लग रहे हैं, बहुत यंग लग रहे हैं। जहाँ उम्र के जिस हिस्से में मैं पहुँच गई हूँ मुझे वो बहुत ज़्यादा यंग लग रहे हैं। इनके छोटे भाई एजाज़ के मौजूद हैं अब्दुल मुईज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मुईज़? वालेकुम अस्सलाम, ठीक, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक। आपने अपने आप को बड़ा समझना शुरू कर दिया? नहीं, क्योंकि हम जब कॉलेज में आए थे ना हम अपने आप को बहुत बड़ा समझते थे कि हम बहुत बड़े हो गए, लेकिन अब पता लग रहा है कि नहीं हुए थे बड़े। तो इस किस्म की कोई सिचुएशन है या कभी भाई ने कहा है कि अभी तुम छोटे हो, छोटे बन के रहो? वो तो रोज़ ही कहते हैं। अच्छा एजाज़, आप पहले आए सिंगिंग में या मुईज़ को पहले शौक हुआ, ये दोनों किस तरह आ गए इकट्ठे? मेरा ये था कि मैं बचपन से ही गाता था। फैमिली भी कहती थी तुम गाते हो अच्छा। मुझे नहीं लगता था मैं गाता हूँ अच्छा। फैमिली की सपोर्ट थी तो तब मैंने परस्यू किया। ये तो मैं आज बताऊंगी कि कौन अच्छा गाता है कौन नहीं गाता। तो फिर इसको हमने थोड़ा किया, इसकी आवाज़ अच्छी है, हमने इसको थोड़ा कॉन्फिडेंस दिया कि तुम्हारी भी अच्छी है, गाओ गाओ गाओ। तो फिर इसने गाना शुरू किया। फिर उसको मैंने गिटार भी सिखाया। मैंने गिटार सीखा 12th की छुट्टियों में मैंने लिया, मैंने खुद सीखा यूट्यूब से। तो सारा अच्छा, मतलब किसी उस्ताद वगैरह से नहीं सीखा, खुद से सीखा यूट्यूब? सब सेल्फ टॉट। हाँ, और इसको मुईज़ को आपने सिखाया है? हाँ जी, मुईज़ को आपने, ठीक है। और अभी ऐसा होता है कि कहीं इकट्ठे जा रहे हैं, किसी इवेंट पे जा रहे हैं गाने के लिए या बजाने के लिए, तो आपस में लड़ाई होती है कि मैं बजाऊंगा तुम बजाओगे और तुम फलाना वाला गाना अच्छा नहीं बजाते, ये मैं अच्छा बजाता हूँ, इस तरह की होती है? बहन भाइयों में तो इस तरह की बहुत लड़ाइयाँ होती हैं। ये तो चलता रहता है। तो यूजुअली तो ये इतने इवेंट्स में नहीं जाता, मैं ही ज़्यादातर इवेंट्स में होता हूँ। पढ़ाई की वजह से ना? हाँ, इस तरह। अभी छोटा है ये देखा, ये जो बड़े लोग होते हैं ना वो दूसरों को ये कहते रहते हैं वो छोटा है, लेकिन छोटों को नहीं ये बात समझ में आ रही होती। तो यूनिवर्सिटी के साथ या पढ़ाई के साथ इस करियर को परसू करना कभी मुश्किल लगता है एजाज़ के ये नहीं हो पा रहा मुझसे, या मेरी स्टडीज़ जो हैं वो सफ़र कर रही हैं इसकी वजह से? म्यूज़िक जो है वो एक महंगा शौक़ भी है और एक थोड़ा वक्त देने वाला शौक़ भी है। तो पढ़ाई जाहिर सी बात है आपको करनी पड़ती है, पढ़ाई तो इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल ये अब एक रिस्क है, अगर ये नहीं चलता तो नहीं चलता, लेकिन पढ़ाई तो करनी है साथ। अगर कोई बैकअप आपके पास होना चाहिए,
तो ये रिस्क क्यों है? हमने इसको रिस्क बना लिया है कि ये रिस्क है, या ये वाकई में ही रिस्क है? क्योंकि बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क की मिसाल लें तो वहाँ तो रिलीजियसली इसको फॉलो किया जाता है, और फिर बहुत सारे लोग बहुत कामयाब भी हो जाते हैं, और जो लोग बहुत कामयाब नहीं भी होते वो भी अपना घर अच्छी तरह से चला लेते हैं इससे। हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि अच्छा ये तो करते हो, उसके साथ क्या करते हो? मेरे ख्याल से शायद किसी ने आतिफ असलम से भी ये पूछ लिया हो कि सिंगिंग तो करते हो, लेकिन सिंगिंग के साथ क्या करते हो घर चलाने के लिए? हाँ ऐसा ही है, हमारे सोसाइटी ऐसी बन गई है कि सब कहते हैं कि अच्छा म्यूज़िक क्या है, म्यूज़िक तो कुछ भी नहीं है, आपको साथ पढ़ना पड़ेगा या ये वो। तो हमारा रिलीजियस व्यू भी थोड़ा सा चेंज है इस मामले में, तो सोसाइटी थोड़ी कर देती है इस मामले में हमको। मुइज़, किस किस्म के गाने आपको पसंद हैं? कौन से गाने गाना ज़्यादा अच्छा लगता है, कौन से गाने बजाना ज़्यादा अच्छा लगता है? मैं पॉप सिंगिंग टाइप, क्लासिकल मेरा इतना अच्छा नहीं है, क्लासिकल ज़्यादा अच्छा गा लेता ओके। और पॉप सिंगिंग में कौन सा बैंड जो है वो, क्योंकि हर किसी का कोई ना कोई फेवरेट बैंड होता है, तो आपका कौन सा फेवरेट बैंड है? मेरा क्या नाम है, बयान। बयान 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 भी अच्छा है पाकिस्तान का, और बाकी बाकी आतिफ अरिजीत गाते सिंह, हैं आतिफ असलम। आतिफ असलम के, मुझे लगता है हर सिंगर आजकल पाकिस्तान में सबसे पहले आतिफ के गाने गाना शुरू करता है। अच्छा, आतिफ असलम का जो पहला गाना था आदत का, और उनकी जो जल बैंड की एल्बम आई थी, कैसेट आई थी, उसमें बहुत सारे ऐसे गाने थे जिसमें लोग कहते थे कि इसमें गिटार बड़ा आसान बजाया गया है। तो वो आसान गिटार जो है वो क्या है? कोई नोट्स इस किस्म के जो जल्दी सीखे जा सकते हैं? क्योंकि हर किसी ने सबसे पहले वो गाने बजाना सीख लिए थे। वो ये इस बात पे नहीं सीखे होंगे कि आसान गिटार है, वो इसलिए सीखे होंगे कि ज़्यादा फेमस हो गए होंगे। लड़कियां उनसे महजूज होती होंगी, खुश होती होंगी। अच्छा, आज जुमे की मुनासबत से हम सोचे थे कि सबसे पहले आपको ये ऐसा कलाम पेश करें, हम करें या नात करें, जो भी आप लोग हमें सुनाना चाहें तो ज़रूर। मैं सुना देता हूँ। ज़रूर सुना। खुला है सभी के लिए बाब रहमा, खुला है सभी के लिए बाब रहमा, वहाँ कोई रुतबे में अदना नाली, मुरादों से दामन नहीं कोई खाली, कतारे लगाए खड़े हैं सवाली, मैं पहले जब मदीने गया था तो थी दिल की हालत तड़प जाने वाली, वो दरबार सचमुच मेरे सामने था, वो दरबार सचमुच मेरे सामने था, अभी तक तसव्वुर था जिसका ख्याली, मुरादों से दामन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत एजाज़, बहुत खूबसूरत। और वाकई जब आप वहाँ से होके आते हैं तो आप जब इस तरह का कोई कलाम सुनते हैं तो वो सारे विजुअल्स जो हैं वो आपको आना शुरू हो जाते हैं। मुइज़, आप भी नात पढ़ते हैं? जी। तो मुझे सुनाए ना कोई नात। हुदूद तायरे सिदरा हुजूर जानते हैं,
कहाँ है अर्श मुअल्ला, हुजूर जानते हैं। उन्हें खबर है कहीं से, पढ़ो दुरूद उन पर। उन्हें खबर है कहीं से, पढ़ो दुरूद उन पर। कि तमाम दहर का नक्शा सुभान अल्लाह। हुजूर जानते हैं। जो हो चुका है जो होगा, हुजूर जानते हैं। वो आ भी सकते हैं और वो बुला भी सकते हैं। वो आ भी सकते हैं और वो बुला भी सकते हैं। कि दूरियों को मिटाना हुजूर जानते हैं। हुदूद तायरे सिदरा हुजूर जानते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप दोनों की आवाज़ पहले तो बहुत अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली असल में मसला ये होता है कि उस्ताद उस तरह से नहीं मिलते, वरना और भी ज़्यादा ये चीज़ जो है वो पॉलिश की जा सकती है। अच्छा एजाज़, आप लोग रियाज़ वगैरह करते हैं? क्योंकि सिंगिंग में तो हमेशा यही कहा जाता है कि जितना आप रियाज़ करते हो उतना ही आपकी आवाज़ और ज़्यादा पॉलिश हो जाती है। ऐसा ही है, रियाज तो बहुत ज़रूरी है। उस तरह वाला नहीं कि वो सरगम करते हैं हम। हाँ, सुरें लगाते हैं हाँ, ऊंची ऊंची। हम गाना ही गा के हम रियाज कर लेते हैं। वो गा के इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि आप फिर आपकी आवाज़ इतनी पक जाती है, इतना आपका गला खुल जाता है कि आप गा सकते हो उस तरह। तो वो जो रियाज होता है जिसमें हम सारे गामा पा वो वाला जो रियाज होता है, हमने तो सुना ही है बातों में, तो वो किस तरह से करते हैं और उसके करने से और गाना गा के करने में क्या कोई फ़र्क भी है? हाँ, उसमें ये फ़र्क है कि आप म्यूज़िक एक पूरी थ्योरी है, आपको पढ़ना पड़ता है म्यूज़िक को, एक पूरा सब्जेक्ट है ये। तो हमने तो एज अ पैशन, एज अ शौक किया है। वो प्रॉपर हारमोनियम पे सारे गामा सारा होता है और वो फिर उस हिसाब से वो सुर भी उस हिसाब से पक्के होते हैं उनके। और वो होता है ना मैथ में जो फार्मूला है वो फार्मूला पूरा लगाना है, तो वो फार्मूला पूरा लगाते हैं फिर उस पर। हम तो देख के गा रहे हैं, हम जैसा गा रहे हैं। पहले तो आप सबसे पहले जो सुना रहे थे वो शिराज और शहजाद भाई को डेडिकेटेड है और उनके जितने भी दोस्त हैं उनको, ठीक है? पहला जो गाना आपने सुनाना है। अच्छा, किस बात पे हंसी आ रही है आपको डेडिकेट करने पे? नहीं नहीं, फिर बस आ रही है किसी बात। अच्छा ठीक है। कैसे जिया तेरे बिन मैं यूं कैसे जिया, कैसे जिया तेरे बिन। लेकर यादें तेरी रातें मेरी कटी, मुझसे बातें तेरी करती हैं जाने। तन्हा है तुझ बिन रातें मेरी, दिन मेरे दिन के जैसे नहीं। तन्हा बदन तन्हा है रूह, न मेरी आंखें रहें
आजा मेरे अब रूबरू, जीना नहीं बिन तेरे, तेरे बिन मैं यूं कैसे जिया, कैसे जिया, तेरे बिन मैं यूं कैसे जिया, कैसे जिया, तेरे बिन कब से राह में तेरे भूले से भी कभी तू मिल जाए भूले ना मुझसे बातें तेरी भीगी हैं हर पल, आंखें मेरी क्यों सांस लूं, क्यों मैं जीऊं, जीना बुरा सा लगे, क्यों हो गया तू बेवफा, मुझको बता दे वजह, तेरे बिन मैं यूं कैसे जिया, कैसे जिया, तेरे बिन, तेरे बिन मैं यूं कैसे जिया, कैसे जिया, तेरे ज़बरदस्त ज़बरदस्त, वेरी नाइस वेरी नाइस। अब जो उन्होंने सवाल पूछा था हम उसकी तरफ आ जाते हैं, फिर उसके बाद मुइज़ से कुछ सुनेंगे। बल्कि वो कशिफ की रिक्वेस्ट भी आई हुई है पुरानी जीन्स की, जो नहीं आता, आय हाय बहुत इनको पुराना है वो पुरानी जीन्स नहीं आता, नए नए बच्चों को पुरानी जीन्स नहीं आता। वो जीन्स पुरानी होगी ना। हसन भाई पैदा हो गए होंगे, लेकिन बहुत बेबी होंगे, गोदी में होंगे शायद। कब आया था पुरानी जीन्स? आई डोंट इवन रिमेम्बर दैट। अली सफ़र का है ना वो? नहीं धचका वो पुरानी अच्छा मुझे बताएं कि वो किसी एकेडमी के हवाले से पूछे थे, अगर किसी बच्चे को शौक़ हो कुछ सीखने का, कुछ करने का, तो जाहिर है हमारे पास एकेडमीज़ उस तरह से मौजूद नहीं है। किसी एकेडमी का आप लोगों को पता है, या किसी बच्चे ने, आप लोगों के किसी दोस्त ने ज्वाइन किए, तो उनके साथ शेयर कर दें कि कोई बच्चा सीखना चाहता है तो उसका भला ही हो जाएगा बेचारे का। एकेडमी तो ऐसा, क्योंकि हमने नहीं ज्वाइन की तो ना हमने कभी सोचा उस बारे में, लेकिन आई गेस F7 में या F8 में है एक एकेडमी। अच्छा वैसे डिफरेंट जगहों पे क्लासेस होती हैं म्यूज़िक के हवाले से। PNCA एक बहुत मशहूर इदारा है, यहाँ पे सिखाया जाता है बच्चों को, और बहुत छोटे बच्चों को भी सिखाया जाता है। अगर आप लोग जाना चाहें तो क्लासिकल भी सिखाया जाता है। रावलपिंडी में भी एक दो इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जहाँ पे सिखाया जा रहा है। ढूंढने पड़ेंगे, मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ट्विन सिटीज़ में ये मौजूद नहीं है एकेडमीज़। अगर आप वाकई जाके बच्चे को सिखाना चाहते हैं तो सिखा सकते हैं, और बड़े अच्छे अच्छे लोग वहाँ पे असातिज़ा जो हैं वो मौजूद हैं सीखने के लिए। हम लोग जी एक छोटी सी ब्रेक पे चलते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद होंगे जिन्होंने इन दोनों को एडमायर करके यहाँ तक पहुँचाया है, जिनकी वजह से ये यहाँ तक पहुँचे हैं और मौजूद हैं, जिनकी सपोर्ट के साथ। तो आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना। जी वेलकम बैक टू द शो। जिस तरह से ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि एजाज़ और मुइज़ के पीछे जिन शख्सियत का हाथ है, जिन्होंने उनको यहाँ तक पहुँचाया है, जिन्होंने उनको ये कॉन्फिडेंस दिया है कि आप ज़िंदगी में जो चाहें, जो करियर चाहें, उसको परसू कर सकते हैं। बहुत कम लोग जो हैं वो ज़िंदगी में आपको इस तरह के मिलते हैं जो आपको इतना सपोर्ट करते हैं इस किस्म के करियर के हवाले से। मैं जब भी अपनी बात करती हूँ तो मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ कि मेरी अम्मी भी इसी प्रोफेशन से मुंसलिक थी, लेकिन जब मैंने ये स्टेप
स्टेप अप किया कि मैंने इस प्रोफेशन में जाना है, तो शी वाज रिलक्टेंट। वो कह रही थी कि अब उस तरह के लोग, अब उस तरह का ज़माना नहीं रहा, तो इसलिए मैं तुम्हें रिकमेंड नहीं करूँगी कि तुम इस प्रोफेशन में जाओ। तो इस तरह के भी लोग होते हैं जो ज़माने के साथ कहते हैं कि अब वो बुराइयां कुछ इस किस्म की आ गई हैं कि वो सेफ फील नहीं करते अपने बच्चों को उन चीज़ों में भेजने के लिए। लेकिन फिर कुछ लोग होते हैं जो आपको कहते हैं कि नहीं, हमें तुम पे यकीन है, तुम जाओ, तुम सब कुछ सही करोगे, क्योंकि अगर आप खुद सही होते हो तो फिर चीज़ें बहुत सारी बेहतर हो जाती हैं, ठीक हो जाती हैं। तो वैसे तो उनका तारुफ कुछ और है, लेकिन इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है एजाज़ और मुइज़ के वालिद साहब हैं, और जब कैमरा उनको दिखाएगा आप लोगों को तो आप लोग यकीनी तौर पे उनको पहचान लेंगे। एक्टिंग की दुनिया में वो हैं और बहुत सारे ड्रामास हैं जिनमें आप उनको देख चुके हैं, और शायद यही वजह है कि वो इस फील्ड से मुंसलिक रहे हैं किसी न किसी तौर पे। तो उन्होंने अपने बच्चों को भी बैक दी है, उनको बकअप किया है कि नहीं तुम लोग भी जाओ, इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है वो बेहतरी करेगा। हमारे साथ जी मौजूद है मलिक कासिम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं कासिम साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो वैसे मैंने इन दोनों से नहीं पूछना चाहिए था कि रवायती तौर पे हम ये सवाल पूछते हैं कि आप सुबह कितने बजे उठते हैं? मैं जी सुबह नमाज के टाइम उठ जाते हैं, और बच्चे कितने बजे उठते हैं? बच्चे भी ज़रा उन्हें कॉलेज यूनिवर्सिटी जाना होता है, सुबह ही उठ तो ये जाते भी हैं। हाँ सुबह उठ जाता है। हाँ। और वीकेंड पे क्या प्लान होता है? वीकेंड पे तो चिल माहौल होता है। चिल 12-1 बजे तक, ओए होए 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 12-1 बजे तक वाली हवा में वही। अच्छा कासिम साहब, जैसा मैंने कहा पहले तो आपको बड़ी बड़ी मुबारक हो, आपके बच्चे जो हैं वो इतने माशाल्लाह टैलेंटेड हैं, और अल्लाह ताला ने उनको इस हर किसी के पास ही टैलेंट मौजूद नहीं है कि उसकी आवाज़ अच्छी हो, ये बड़ा गॉड गिफ्टेड चीज़ होती है, और कुछ लोग उसको शेप अप करके बहुत बेहतर भी कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये, लेकिन मैं आपसे जो पूछना चाह रही हूँ वो ये है कि माँ बाप कुछ चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से वो रिलक्टेंट हो जाते हैं। वो कहते हैं कि जी इन्होंने, ये दोनों लड़के हैं, इन्होंने आगे पूरा एक ख़ानदान लेके चलना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में सिंगिंग को उस तरह से करियर नहीं माना जाता, और बहुत हद तक ये बात ठीक भी है कि लोग परेशान होते हैं कि भाई साइड पे कुछ और करना चाहिए। क्या यही वजह है कि आपने भी साइड पे बिज़नेस किया और एक्टिंग भी की, क्योंकि एक्टिंग शौक था लेकिन बिज़नेस ज़रूरत थी, और इसी वजह से आपने इन दोनों को भी कहा कि पढ़ाई करो, ये साथ साथ करना है, ये साथ साथ करने वाला काम है, ये रिलाई करने वाला काम नहीं है? देखिए, ये जो फील्ड है ना, ये तो बाय लक है। इसमें आप कोशिश करें, पैशन है जिसका, आपको भी पता है, आप भी इस फील्ड से मुंसलिक हैं। जो बंदे भी काम करने के लिए निकलते हैं, कोई बंदा घर से हीरो बनने निकलता है, कोई सिंगर बनने निकलता है, तो उसमें से कामयाब आपको पता चंद लोग होते हैं। तो साथ रह के कुछ ना कुछ करना ज़रूरी है। कि आप कोई बिज़नेस करें, कोई जॉब है जॉब करें, कुछ भी आप इसके साथ करें, तो ये साथ एज आ पैशन के तौर पे काम करें, ज़रूर करें। बाकी आपको पता है अल्लाह ताला की ज़ात है, आप जितना मेहनत करेंगे उसके अंदर अल्लाह ताला उसमें बरकत डालता है। तो किसी अच्छा, कुछ लोग कासिम साहब ऐसे भी होते हैं जो निकलते कुछ और बनने के लिए हैं और बन कुछ और जाते हैं। जो सलमान खान साहब के वालिद हैं सलीम खान, उनका मैंने एक इंटरव्यू देखा, उन्होंने भी ये कहा कि मैं घर से निकला था ये सोच के कि मैंने एक्टर बनना है, और शुक्र है मैं एक्टर नहीं बना, वरना मैं बहुत फ्लॉप एक्टर होता, और फिर मैं राइटर बना और मैं बहुत बड़ा राइटर बन गया। तो ये भी कुछ अल्लाह ताला की तरफ से होती है कि आपकी किस्मत में कुछ और होता है, लेकिन उसके लिए भी आपको सफ़र करना ज़रूरी है ना, कि आप निकलो घर से कुछ करने के लिए निकलो। एक्टिंग जो है पाकिस्तान में पहले इतना इस करियर को अच्छा करियर नहीं समझा जाता था, लेकिन आजकल ये डायनामिक्स कुछ चेंज हो गए हैं। बहुत नए नए बहुत अच्छे अच्छे लोग आ भी रहे हैं और बड़े कामयाब भी हैं, लेकिन उसमें भी एक मसला आ जाता है कि लोग कहते हैं कि जी हम इतना स्ट्रगल करके, इतना सब कुछ करके ऑडिशंस की लाइन में लग लग के एक्टर बने, और टिकटॉक वाले जो हैं वो वैसे ही आके बन जाते हैं एक्टर। उनकी 1 मिलियन वाली वीडियो होती है और जो डायरेक्टर होता है वो उनको बुला लेता है कि आप आगे एक्टर करें। तो ये क्या चीज़ है कि एक तो ये प्रोफेशन अब बूम पे जा रहा है, लेकिन लोग जो हैं जो जिन्होंने वो सीखा हुआ ही नहीं है वो भी इस फील्ड में आ रहे हैं। देखिए, टिकटॉक वाले एक्टर जो होते हैं ना, वो फॉर द टाइम बीइंग ही होते हैं। जैसे अब किसी ने कोई भी एक जुमला बोला, उसके बाद वो हिट हो गया, और वो हिट आपको पता है मिलियंस उसने व्यूज़ ले लिए, उसके बाद वो कुछ अरसे बाद गायब। तो जो प्रॉपर एक्टिंग कर रहे होते हैं, जिन्होंने मेहनत की हुई होती है, जो ड्रामा में काम कर रहे हैं, जो फिल्मों में काम कर रहे हैं, जो कोई भी हैं, तो वो जो उनका कैरियर होता है ना, मेरे ख्याल में वो टिकटॉक वालों का नहीं होता। हाँ, उसमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं या लड़के या लड़कियां ऐसे होंगे कि जिन्होंने खुद मेहनत की है, उनके टैलेंट है, तो वो आगे आए हैं। जैसे हमारे पास कई पहले शोज़ होते थे टीवी चैनल्स पे, जिसमें आर्टिस्टों को बुला के, बच्चों को, नए लड़कों को बुला के उनको टैलेंट चेक किया जाता था, एक्टिंग करवाई जाती थी उनसे।
तो उसमें जो हिट हो गए, जो फ्रंट पे आ गए सो आ गए। जो अभी इन दिनों मेरे ख्याल में कोई ऐसा किसी टीवी चैनल पे ये स्टार्ट नहीं हुआ कि आप बच्चों को बुलाएं, उनसे कोई प्रोग्राम करवाएं, कोई ड्रामा करवाएं उनसे, कोई टैलेंट चेक करें उनके अंदर। काम बहुत हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं। इस फील्ड में मतलब जो बच्चे हिट हैं या जो लड़के लड़कियां नए आ रहे हैं हिट हैं, लेकिन हर टिकटॉकर हिट नहीं है। आप भी नोट करें, मतलब वो आता है, काम करता है, थोड़ी देर के लिए वो कुछ भी करता है, उसके बाद गायब हो जाता है, आप उसको नहीं देखते फिर दोबारा। लॉन्ग लास्टिंग नहीं है ना। आप देख रहे हैं उसको, आप कह सकते हैं कि आप उसको इन फ्यूचर नहीं देखेंगे किसी भी जगह पे। लेकिन ये आप कहना कई कई जुमले अब बंदा यहाँ पे कह भी नहीं सकता, आपको भी पता ही है। वैसे आपने कह दिया और मैं समझ गई। हाँ, सीधी सी बात। तो हमारे साथ कॉलर है जाहिदा आंटी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जुम्मा मुबारक हलीमा। जुम्मा मुबारक आपको भी जाहिदा आंटी। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं आप जुम्मे के दिन आज तो। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आप हुमायूं को और आप दोनों को बहुत सारी तरक्कियां दे, और हुमायूं के लिए मेरी बहुत दुआ है कि वो इंटरव्यू के लिए गया है, अल्लाह ताला उसको कामयाब करे। आमीन। और माशाल्लाह आपके पास आज बच्चे आए हुए हैं गिटार वाले, बहुत प्यारी इन्होंने हम पढ़ी है और बहुत प्यारी इनकी आवाज थी माशाल्लाह। करार आ गया दिल को, सुकून आ गया सुन के। हाँ, सही और मैं इनको अप्रिशिएट करना चाहती हूँ। और मेरा बेटा मोहम्मद जुबैर भी देख रहा है, वो भी 6-7 में था तो वो गिटार बजाना सीख रहा था, तो उसको हमने मना कर दिया। अब आज मुझे इतना दुख हो रहा है, मुझे वो कह रहा है अगर मुझे आप बजाने देते आज मैं भी किसी मुकाम पे होता। तो माशाल्लाह इनको इनके फादर ने बहुत सपोर्ट किया है, घर से सपोर्ट हुई, हमने सपोर्ट नहीं किया अपने बच्चे को। तो अल्लाह ताला इनको बहुत सारी तरक्कियां दे, कामयाबियां दे और इनकी मंजिलें आसान करे अगली। तो आप हमारे लिए भी जुम्मे का दिन आज हमारे लिए बच्चों के लिए भी दुआ करना। जरूर जरूर। लेकिन जाहिदा आंटी आप उनको कहें ना, जुबैर भाई को कहें कि दोबारा से शुरू कर दें। कभी भी किसी चीज के लिए देर नहीं होती जब तक देर हो ना जाए। हाँ, वो अभी भी कर सकता है अभी। हाँ, तो आप उन्हें कहें दोबारा शुरू कर दें। करके फिलहाल जॉब की तलाश में है तो दुआ करे अल्लाह ताला आसानियां दे। और जब हुमायूं आया ना तो मैं दोबारा कॉल करूंगी आपको। जरूर और इम्तियाज को, स्नैन भाई को, सब पूरी टीम को मेरा सलाम और मेरी दुआएं आज आपको। बहुत शुक्रिया। वो लोग भी वालेकुम अस्सलाम कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया जाहिदा आंटी कॉल करने के लिए। अच्छा, वाकई ये इस तरह से होता है कि बच्चों को मना कर दिया जाता है। अब इन दोनों ने जब आपसे कहा कि हमने ये करना है, ये बनना है, तो आपका क्या रिएक्शन था? या यू वर वेरी नॉर्मल कि हाँ ये ठीक है, ये बहुत अच्छी चीज़ें करना चाहिए? लेकिन हर इंसान ऐसे नहीं करता, जिस तरह वो खुद भी मान रही है जाहिदा आंटी कि हमने उसको मना कर दिया कि भाई ये करने वाला काम नहीं है। इन दोनों ने जब आपसे कहा तो आपने क्या कहा? असल में ख़ुद भी थोड़ा बहुत ड्रामों में कोशिश करते हैं, कोई एक्टिविटी करने की, कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। तो ज़ाहिर है जब बंदा बच्चों में दिखता है ये चीज़ तो बंदा कहता है यार कम से कम बच्चे जो हैं आगे निकलें। तो इसलिए बंदा कहता है यार आप अच्छा है, आप काम करो, आगे मेहनत करो। बड़ी अच्छी नात पढ़ता था माशाल्लाह, और बड़ा अच्छा गाना गाता है, गिटार भी इसने खुद सीखा माशाल्लाह। तो मैंने कहा नहीं, इसका टैलेंट है, इसके अंदर है, तो इसको आगे करना चाहिए ना। तो फिर स्पोर्ट हुआ तो माशाल्लाह अब्दुल मुईज़ भी फिर इसको देख के ऐसा ऐसा इसने भी फिर शुरू किया। ये बड़ा था, इसने खुद ही सीखा है गिटार पर, किसी से सीखा नहीं। तो इस वजह से सपोर्ट हुआ और खुश हुआ कि नहीं अच्छी बात है माशाल्लाह। इनको किसी भी हवाले से मैंने कभी नहीं रोका। मैंने कहा आपका पैशन है बेटा, पढ़ाई पे फोकस करना है आपने, पढ़ाई में आपने अच्छा करना है, बाकी आप जो मर्ज़ी करें, उसके अलावा आप बिजनेस करें, जॉब करें, एक्टिंग करें, कुछ भी करें, लेकिन पढ़ाई पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। तो ये कहते सब भी हैं, सब पेरेंट्स ही यही रटे रटाए जुमले हैं, रटे रटाए कि पढ़ाई पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, बाकी हर चीज़ पे। हर घर के ये जुमले। हम लोग जी एक थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मुईज़ से आप कुछ सुनेंगे, और आप लोग फरमाइश भी कर सकते हैं कॉल करके कि आप लोग क्या सुनना चाह रहे हैं, लेकिन वो वाली फरमाइश करनी है जब ये लोग पैदा हो चुके हों। अगर बहुत पुरानी फरमाइश करेंगे तो उन लोगों को वो गाने नहीं आते। तो आप लोग कोशिश करें कि आजकल थोड़े रेलिवेंट गाने जो है उनकी फरमाइश कर लें। थोड़ा सा ब्रेक लें। जी वेलकम बैक टू द शो। अक्सर घरों में कहा जाता है कि जिस उम्र का बच्चा घर में मौजूद होता है आप सब उसी उम्र में रहना शुरू कर देते हैं। तो वाकई मुझे आज लग रहा है कि ये दोनों जो छोटे छोटे से बच्चे आए हुए हैं, मुझे भी वो दौर याद आने लग गया अपनी यूनिवर्सिटी का। ऑल्दो इतना भी पुराना नहीं है लेकिन फिर भी मुझे याद आ रहा है। शुरू के जो सेमेस्टर्स होते हैं उनमें सबकी दोस्तियाँ होती हैं, फिर सबकी लड़ाइयाँ होती हैं, और फिर जब लड़ाइयाँ होती हैं तो वो बहुत ज़्यादा मिसअप हो जाती हैं, क्योंकि दोस्तियों में हमने सब अपने सीक्रेट सबको बता दिए होते हैं, तो अब सब हमें कर रहे होते हैं ब्लैकमेल।
थर्ड सेमेस्टर के बाद, अभी एजाज़ हैं सेकंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर के बाद ज़िंदगी में एक बदलाव आता है। एजाज़, एक बड़ी और चीज़ होती है कि लड़कियां बड़ी इम्प्रेस होती हैं उस लड़के से जिसके पास होता है यूनिवर्सिटी में गिटार, और वो कहीं भी बैठ के किसी भी सीढ़ियों पे बैठ के जैमिंग शुरू कर देता है लोगों के साथ कि जी आ जाओ मैं बजाता हूँ, तुम लोग अपनी अपनी बेसुरी आवाज़ में गाना शुरू कर दो। तो वो सारे लड़के जो है वो करना शुरू कर देते हैं और लड़कियां बड़ी इंप्रेस हो रही होती हैं कि दे, क्योंकि पता नहीं, मुझे लगता है लड़कियों को लगता है जिस लड़के के पास गिटार है वो थोड़ा अमीर कबीर सा है कि उसने एक एक्स्ट्रा सी चीज़ ली हुई है जो जिसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। होता है ऐसा? अभी भी लड़कियां हो रही हैं इम्प्रेस तुमसे, या तुमने ये सीखा ही लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए? नहीं, लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए तो नहीं सीखा। हाँ, हो रही हैं लड़कियां इम्प्रेस अच्छी आवाज़ से और अच्छे गिटार बजाने से? अच्छी आवाज़ से तो सभी इम्प्रेस होते हैं, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, आके बैठ जाते लड़कों हैं। पे तो डाउट है मुझे कि वो इम्प्रेस होते हैं सवाल में। लड़कियां हो, अब्बू साथ बैठे, इसका क्या मतलब है? जवाब नहीं दिया तुमने। लड़कियां हो रही हैं इम्प्रेस या नहीं हो रही? हाँ, थोड़ी थोड़ी। जर्नलिस्ट हूँ ना मैं अंदर से। हमारे साथ कॉलर है जी, नसीम है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी जी, हेलो, आवाज़ आ रही है? आप टीवी का प्लीज़ वॉल्यूम बंद कर दें। अच्छा चले, हम बाद में बात कर लेंगे। आप पहले टीवी का वॉल्यूम बंद कर दिया करें प्लीज़ कॉल करने से पहले, वरना इससे तो आप लोगों की कॉल जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगी। ब्रेक के दौरान मुइज़ कह रहे थे कि वो एक गाना जो है वो सुनाना चाहते हैं जो कि रेलिवेंट है आजकल के दौर से। आतिफ असलम साहब का गाना है, तो जी शुरू करें। चले, आप भी कुछ गुनगुनाते हैं या नहीं, बस सुनने के ही शौकीन हैं? एक्टिंग ओनली। ज़बरदस्त, वेरी नाइस वेरी नाइस। घर में कोई सेशन वगैरह करते हैं इस तरह का ये कासिम साहब? लगे रहते हैं जी दोनों, कभी ना कभी किसी कोने में घुस के।
नहीं कोने आवाज़ वाला आ रहा है। सेशन नहीं, वैसे पूछ रही हूँ सेशन का कि जिस तरह होते हैं फैमिली गैदरिंग्स होती हैं हाँ, और उसमें definitely. गाते बजाते हैं, जैमिंग करते हैं, और जिस तरह ईद अभी आने वाली है तो उस तरह के त्योहारों पे जब बिल्कुल, गाते हैं बच्चे, बड़ा बड़ा अच्छा लगता है बच्चों की आवाज़ सुन के। गेट टुगेदर होता है, कजन्स इकट्ठे होते हैं, शुगर मेला लगाया होता है इन लोगों ने, दोनों भाइयों ने, कभी ये गिटार बजा रहा है, कभी ये बजा रहा है, कभी ये गाना गा रहा है। पर अल्हम्दुलिल्लाह कोई ना कोई अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे साथ जी कॉलर है खुरम भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं खुरम भाई? आपकी दुआएं, अल्लाह का एहसान है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आज लोनली फील हो रहा है। लोनली फील तो हो आज रहा है, मैं- हो रहा है हो रहा है। हाँ तो हाँ, असल में ना होता है ना कि अगर साथ बात करने वाला ना हो तो फिर खुद ही बात करनी पड़ती है, खुद ही जवाब देना पड़ता है। जो भी आपकी तरफ माइयों भाई की तरफ से जवाब आना चाहिए तो वो भी आज आपको खुद ही देना पड़ रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चले आप हमाइयों को भाई को वाकई रियली मैं भी बड़ा मिस कर रहा हूँ। अभी अब स्क्रीन पे भी देख रहे हैं तो गुजारिश से बात, अब अकेले बैठे तुमको बड़ा मिस कर रहा हूँ। जब इंसान नहीं ना होता, यानी कि वो कहीं गया होता है, जैसे भी वो आज गए मैं, जी तो जी फिर जी उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। तो बिल्कुल, आज उसकी फील हो रहा है उसकी कि यार कमी का बाकी एहसास valuable ज्यादा पता है। होता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो अभी आपने इनसे ये क्वेश्चन पूछा था ना यूनिवर्सिटी के हवाले से, तो जब मैं यूनिवर्सिटी गोइंग था ना तो मैं खुद बड़ा अच्छा, यानी कि मैं सिंगर हूँ, यानी कि जिसको बाथरूम सिंगर आप बोलते हैं, मैं घर में गाता हूँ। शादियों पे भी अगर कोई फंक्शन है दोस्त फैमिली में तो मैं लाजमन गाऊंगा, कुछ वो गुनगुनाऊंगा या जो भी है। तो ये होता है कि क्लास में या फर्ज करो कॉलेज में कोई फंक्शन हो या हम कहीं लॉन में बैठे हैं, वहाँ पे कॉलेज के किसी भी एरिया में बैठे गा रहे हैं, तो उनकी एक अलग से पहचान होती है, उनको लोग जानते हैं। लड़कियां बड़ी पीछे होती हैं, जरा गाना सुनाइएगा, ये वो जो भी है। तो इनका भी 100% ये होगा। ये भी अपने वालिद साहब पास बैठे जब बता नहीं रहे हैं तो 100% इनका होता है। कॉलेज लाइफ में ये मैं कह रहा हूँ कि आप यकीन करें कि इतना ज्यादा फैन फॉलोइंग होती है ना ऐसे बंदों की कि मैं आपको क्या बताऊं। मुझे पता हालांकि है, study मैंने में हम इसीलिए कम सवाल पूरे पूछा थे, था। इतना ज्यादा वो नहीं था, लेकिन यकीन करें कि जब गाना, क्योंकि एक दफा गाना गाया मैंने, एक दफा सिर्फ, यानी कि गैदरिंग में, उसके बाद पूरे कॉलेज में नाम निकल गया कि यार ये खुरम की आवाज बड़ी अच्छी है, ये खुरम की आवाज बड़ी अच्छी है। कोई बैठे हुए हैं और gathering में, भाई लड़कियां बात जो है सुनिएगा। ना खुरम भाई, लड़कियां जो है ना वो चाहती हैं कि कोई उनको ऐसा मिले जिंदगी में जो उनके लिए बड़े प्यारे प्यारे गाने गाए। तो उनको अगर हाँ वाकई जी। ऐसा मिलने की उम्मीद हो ना तो वो लग जाती है उसके पीछे कि तू ही मिल जा हमें। आप यकीन कर, वो मैं कहता हूँ कि कमाल हो जाता है कि मुझे बड़ा इसका वो हुआ ना कि लड़कियां पीछे पीछे खुरम आगे आगे, कोई ये चक्कर होता था। तो थोड़ा सा वो सिस्टम होता, तो इनका भी यही होगा। तो टैलेंटेड है माशाल्लाह, ये अल्लाह ताला इनको कामयाब करे, ये बहुत अच्छा टैलेंट है। मैंने तो इसको थोड़ा सा आगे मैं लेके नहीं गया, हालांकि पाकिस्तान आइडल हुआ तो मैंने वहाँ पे जाना भी था, तो मेरी मम्मा ने नहीं जाने दिया, उन्हें बोला यार को फीचर है, छोड़ो ये वो जैसे भी है, तो मैं गया ही। ये तो आधे लेकिन मुझे आधे जाना पाकिस्तान चाहिए के सिंगरों को तो ना अम्मियों ने रोक दिए सिंगर बनने से। था। यकीन करें, मैं ना मैं आउट ऑफ कंट्री रह के आऊँ ना दुबई में, तो वहाँ पे मेरी इंडियंस के साथ मुलाकात हुई ना, तो वो यकीन करें वो कहते हैं कि नुसरत साहब जो है ना उनके गले के अंदर भगवान बोलता था, यानी वो उनको नुसरत साहब कहा के बुलाते हैं। वो कहते हैं कि टैलेंट बहुत ज्यादा है आपके पास सिंगर्स का ना। तो हमारी माएँ जो है ना बनने नहीं देती, बंदा करे क्या। तो मुझे भी इसी तरह ही हुआ। वो कहते बस नाता मुता पढ़िया कर, बस यही है। मैंने कहा चलें जी ठीक है, नाते शाते पढ़ते हैं। तो अल्लाह ताला इनको कामयाब करे, इसको लेके जाए, पाकिस्तान का नाम रोशन करें पूरी दुनिया में, क्योंकि सिंगर्स ने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में जो है ना वो किया है, पैदा किया है। बिल्कुल तो अल्लाह ठीक ताला कह इनको रहे हैं। कामयाब करे, इनके वालिदैन को खुद सपोर्ट कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया खुरम भाई कॉल करने के लिए। रियाज हैं जी हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी? ठीक ठाक जी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान, सब ठीक ठाक जी। जी क्या कहना चाह रहे हैं? कासिम साहब का तो मैं पुराना फैन हूँ जी। अच्छा, कासिम साहब के पुराने फैन हैं, जबरदस्त भाई। इनके साथ काम भी करता रहा हूँ। अच्छा अच्छा, कौन कौन से ड्रामे देखे आपने कासिम साहब के? कासिम साहब के काफी ड्रामे देखे, फरीजात मैंने देखा है। सबसे बड़ी बात है जब ये यंग थे तो इनके साथ काम भी करता रहा हूँ। जब ये यंग थे का क्या मतलब है? वो अभी भी यंग है बिल्कुल। आप क्या कह रहे हैं ये कि जब ये वो वक्त और था और ये वक्त और है। अच्छा, ये मैंने नहीं कहा, ये इन्होंने कहा, ये देख लें आप, रियाज साहब ने कहा है, मैंने नहीं कहा। रियाज क्या हाल है रियाज? अल्लाह का बड़ा एहसान सर जी, आपने सुनाए? हाँ बस अल्लाह का शुक्र, आप सुनाओ सब खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी ज़ात बड़ा ही करम है। मैं आके भी चलो इसी बहाने थोड़ी ज़ियारत हुई। थैंक यू रियाज, थैंक यू, दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। फौजिया हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है हलीमा? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र। हलीमा ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक तो हुमायूं को बड़ा मिस कर रहे हैं क्योंकि हमारी भी असल में कंडीशनिंग हो गई हुई है ना आप दोनों के साथ, बिल्कुल ठीक तो कह वो रही अजीब सा लगता है फिर ना। नामुकम्मल सा दूसरी लगता बात है। ये कि हाँ, दूसरी बात ये कि ये माशाल्लाह जो बच्चे आपके पास बैठे हुए, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छी आपकी आवाज है। और मुझे सबसे अच्छी बात ये लग रही है कि आप अपने फादर को साथ लेके आए हैं क्योंकि मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा जो सपोर्टिव सिस्टम होता है ना बेटा, जो क्योंकि मेरे भी बच्चे आपकी तरह है, तो वो चाहते हैं कि पेरेंट्स उनके साथ हर चीज में हो। तो हमें बेटा बहुत सारी वैल्यूज का, टैबूज का वो बड़े मामला हमारे होते हैं। तो सबसे अच्छी बात बेटा ये लग रही है कि फादर आपके साथ बैठे हुए हैं और आप जो है प्राउड फील कर रहे हैं, ये मुझे सबसे अच्छी बात लगी। दूसरी बात ये हलीमा, मजाक के तौर पे आप लोग बच्चों को भी छेड़ रहे हैं, तो यार बात असल में ये है कि हम इन चक्रों से कब निकलेंगे। असल में सबसे ट्रेनिंग तो हम पेरेंट्स की होनी चाहिए ना। हाँ। वो बच्चे आपको जवाब देना नहीं चाह रहे, लेकिन हमें उगलवाना चाह रहे हैं कि यार ये बात बताओ कि ये काम हम बच्चियों के लिए ही करते हैं। तो थोड़ी सी मेच्योरिटी लेवल मजाक के अलावा थोड़ा सा बेहतर हमारा पेरेंट्स का भी होना चाहिए। तो मुझे बड़ा मैं तो थैंक यू सो मच, लेकिन मैं तो अभी पेरेंट बनी नहीं। अब जब मैं पेरेंट बनूंगी तो मेरा मेच्योरिटी लेवल वो होना चाहिए। फिलहाल तो आई एम टू यंग फॉर दिस मच मेच्योरिटी कि मैं उनसे ये ना पूछूं। और हम लोग ये सवाल इस तरह के सिर्फ इसलिए पूछते हैं ताकि थोड़ा एक लाइटर नोट पे हो जाए बात, और बच्चे भी उससे हंस रहे हैं और फादर भी उनके हंस रहे हैं। तो हमारा मकसद जो है वो इस तरह की बातें करने का सिर्फ यही होता है कि हमारा जो एक माहौल है वो बड़ा अच्छा। आप एग्री करेंगे इस बात से कि छेड़ा छाड़ी जो है वो होनी चाहिए, थोड़ा हिस्सा होना चाहिए ताकि ज़रा जिस फील्ड में हम बैठे हुए हैं, इस फील्ड में तो ज़रा ये क्वेश्चन आंसर तो चलते हैं ना जो आप कर रही हैं, तो डेफिनेटली आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक बात कर रहे हैं। पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, हम जो हैं वो नुसरत साहब का जिक्र भी हुआ कि उन्होंने जो है पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम जो है वो किस तरह से रिप्रेजेंट किया। और हम सब के मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी ज़िंदगी के स्टेज पे नुसरत साहब या उनकी कोई कवाली या उनका कोई कलाम जो है वो हमारा फेवरेट रहा है। तो आपने कोई कलाम उनसे रिलेटेड अगर हो तो, क्योंकि हम यहाँ पे अभी हमारा टाइम भी ख़त्म होने वाला है, तो मैं चाहती हूँ आप उनका कोई कलाम जो है वो ज़रूर हमें सुनाएं। जी मैं ज़रूर, और मैं कोशिश करूँगा। हाँ, क्योंकि उन तक तो कोई भी नहीं पहुँच सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई गलती बताई हुई तो माफ़ कर। नहीं ज़रूर कोशिश बच्चों को जो है वो करते रहनी चाहिए उनकी चीज़ें, ताकि वो अलाइव रहें। पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब का कलाम, उनके अंदाज़े करम उन पे माना दिल का। ज़रूर ज़रूर। ना सुना उसने तवज्जो से फसाना दिल का, ना सुना उसने तवज्जो से फसाना दिल का, उम्र गुजरी है मगर दर्द न जाना दिल का, उम्र गुजरी है मगर दर्द न जाना दिल का, उनके अंदर दिल लगी, दिल की लगी बन के मिटा देती है। क्या बात है, क्या बात, जबरदस्त जबरदस्त। दिल लगी, दिल की लगी बन के मिटा देती
की महफिल में नसीरों के तबासुम की कसम देखते गए हम हाथ से जाना दिल का देखते रहे गए हम हाथ से जाना दिल का उनके अंदाज़ करम पे आना दिल का। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ज़्यादा। जितनी चीज़ें अभी तक आपने सुनाई हैं शायद सबसे ज़्यादा खूबसूरत कलाम जो है वो यही है। आप तीनों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, बहुत ही ज़्यादा। कासिम साहब सबसे ज़्यादा शुक्रिया आपका, एक तो आप आए और दूसरा आप इन दोनों को लेकर आए कि हम इनका टैलेंट जो है वो पाकिस्तान को दिखा सकेंगे। माशाल्लाह कितने टैलेंटेड लोग और कितने टैलेंटेड बच्चे हमारे पास मौजूद हैं। कभी कभी बस पेरेंट्स जो है वो उनको इजाज़त नहीं देते तो वो इस फील्ड में नहीं आ पाते, लेकिन इंशाल्लाह अगर आपकी तरह के सपोर्टिव पेरेंट्स हों तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इस फील्ड में आएंगे और वंडर्स करेंगे। पढ़ाई पे फोकस फिर भी है, फिर बात भी उधर ही आ जाती है कि पढ़ाई पूरी होनी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। इंशाल्लाह आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक है फॉर योर फ्यूचर, और जब आप कुछ भी इंशाल्लाह ज़िंदगी में अचीव करेंगे, कोई अपना गाना निकालेंगे, कोई अपनी कैसेट दोनों भाई मिलके निकालेंगे, तो हम ज़रूर इंशाल्लाह आपको दोबारा यहाँ बुलाएंगे। हम यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे अगले मेहमान। कहीं मत जाइएगा हमारे साथ में। जी वेलकम बैक टू द शो। हमारा इस प्लेटफॉर्म से बहुत सारे लोगों को आपसे मिलवाने का मकसद ये होता है कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे मौजूद हैं जिनके अंदर टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें उनके बारे में पता नहीं लगता क्योंकि उनकी मीडिया कैंपेन्स उस तरह से नहीं होती या एडवर्टाइजमेंट वगैरह वो उस तरह से नहीं करते, तो हमें पता ही नहीं लगता कि किस मैदान में कौन इंसान कौन कौन से कामयाबी के झंडे गाड़ रहा है। तो हमने ये प्लेटफॉर्म इसीलिए रखा है ताकि ऐसे लोगों को आपके सामने लेके आए जो वाकई कुछ कर रहे हैं ज़िंदगी में, बहुत कुछ अचीव कर रहे हैं, और उनको ये समझने की हमें ज़रूरत है कि वो भी पाकिस्तान के कितने बड़े स्टार्स हैं, क्योंकि वो भी पाकिस्तान का फ्लैग बहुत जगहों पे जाके लहराते हैं और जब जीत के आते हैं तो और भी ज़्यादा हमें अच्छा लगता है। आज एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, नेशनल इंटरनेशनल चैम्पियन रह चुके हैं। इस वक्त पाकिस्तान में अगर हम वेट चैम्पियनशिप की बात करें तो वो पहले नंबर पे मौजूद हैं, लेकिन अभी तक हमें अनफॉर्चुनेटली उनके बारे में नहीं पता। दुबई में, आज़रबाईजान में, अफ़गानिस्तान में, फ़िलिपीन में जाके वो फ़ाइट्स कर चुके हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह जितनी भी फ़ाइट्स उन्होंने की हैं वो जीत के आ चुके हैं। नेक्स्ट जो उनकी फ़ाइट है वो थाईलैंड में होगी, और थाईलैंड में जो उनकी फ़ाइट अभी होने वाली है वो ज़ाहिर है इंटरनेशनल चैम्पियनशिप है, और इसमें ये एक ख़ास कैटेगरी होती है जिसे वेल्टर वेट चैम्पियनशिप कहा जाता है। और ये कैटेगरी जो है वो 67 kg अगर आपका वेट हो तो आप इसके अंदर जा सकते हैं और इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। तो मेरे लिए तो ये उनका माशाल्लाह कदो काट देख के मेरे लिए ये भी एक शौक़ है कि वो अभी इतना वेट जो है वो इतना ज़्यादा कम कैसे करेंगे कि वो 67 kg में जाएं। लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि मैं 63 में भी खेल चुका हूँ, 65 में भी खेल चुका हूँ। तो आप सोचें कि एक जो एथलीट है वो अपने ऊपर कितना काम करता है। हमें अगर कोई कह दे कि 2 kg 5 kg अपना वज़न कम कर लो तो हमसे नहीं हो पाता, और हमें ये एक बहुत बड़ा चैलेंज लगता है। तो एक बिल्कुल नॉर्मल से भी ज़्यादा बियॉन्ड अच्छी हाइट वाला इंसान अपना 80 से जो वज़न है वो 65 तक लेके आता है, तो वो कितनी ज़्यादा मेहनत करता होगा और उसके बाद वो क्या क्या अचीव करते हैं। ये हम उन्हीं से पूछेंगे उनकी लाइफ स्टोरी के बारे में कि वो यहाँ तक कैसे पहुँचे, ताकि आप लोगों को भी पता लगे कि कोई भी चीज़ अगर आप लोग कह रहे हैं कि ये हमारे रास्ते में रुकावट बन रही है तो वो आपके रास्ते की रुकावट नहीं है, आप उसे तोड़ के उस रुकावट को पार करके आगे जा सकते हैं। हमारे साथ जी वर्ल्टर वेट चैम्पियनशिप के विनर जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं, हबीबुर रहमान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त। हबीब, सुबह कितने बजे उठते हैं?
मैं सुबह तकरीबन 6 बजे ही उठ जाते हैं, नमाज की तैयारी करके, नमाज पढ़ के, और उसके बाद डायरेक्ट हमारा पहला पीरियड होता है रनिंग, और रनिंग पे अच्छा, निकल और रनिंग कितने मिनट की करते हैं? हमारी इंटरनेशनल फाइट होती है, कम से कम हमारा 1 घंटा या 1 घंटे से ऊपर भी चली जाती है। ये सिर्फ अच्छा। हमारी रनिंग होती है रेगुलर। तो आपने जो है वो रनिंग इस हिसाब से करनी होती है ताकि जितनी भी देर आपकी फाइट चले आपका जो स्टेमिना है वो कम ना हो सके। Am I right? जी बिल्कुल, हमारा ज़्यादातर जो है ना ट्रेनिंग ज़्यादा फोकस स्टेमिना पे होता है। आप जितनी ज़्यादा हार्ड वर्क, ज़्यादा ट्रेनिंग करोगे तो आपका स्टेमिना होगा, और स्टेमिना होगा तो आप फाइट जीत सकोगे। अच्छा, आप पूरे दिन में कितनी एक्सरसाइज करते हैं? क्योंकि जिस तरह मैंने कहा ना, अगर हम लोगों को कह रहे हैं कि 2 किलो 3 किलो अपना वेट लूज कर ले तो लोगों से नहीं हो पाता। तो आप कितने घंटे 24 घंटे में ऐसे एक्सरसाइज करते हैं ताकि आपका वेट जो है वो 67 65 पे चला जाता है? पहले तो जब हमारी फाइट नहीं होती तो हम तकरीबन 4-5 घंटे ट्रेनिंग करते हैं। जब हमारी फाइट करीब आ जाती है, 3-4 महीने बाद होती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस हमें डाइट पे रखना चाहिए, रखते हैं। तो डाइट पे हम बहुत ही तरतीब के साथ चीज़ें खाते हैं, और उसके अलावा हम सुबह तकरीबन 3 घंटे एक्सरसाइज, उसके बाद 3 बजे जैसे ही हम क्लब जाते हैं तो 3 बजे से रात के 9-10 तक भी हम तकरीबन, ऐसे दिन होते हैं कि 11 बजे तक भी हम ट्रेनिंग में ही होते हैं। मतलब पूरा दिन तकरीबन अगर ये कहा जाए कि आप एक्सरसाइज ही करते रहते हैं तो ये गलत नहीं होगा स्टेमिना बिल्डअप करने जी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा हबीब, कभी कभी ऐसा होता है कि एक फाइट होती है फिर उसके बहुत करीब दूसरी फाइट होती है, ऐसा नहीं होता कि आपको बीच में टाइम मिलता है। तो उन फाइट्स में आप क्या करते हैं? जैसे अभी पिछले दिनों ही आपकी इस्लामाबाद में जो फाइट हुई है अफगानिस्तान के ओपोनेंट, वो आप जीते हो, और अभी आपने थाईलैंड में जाने के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। तो इन फाइट्स में आप किस तरह से प्रिपेयर करते हैं कि बहुत जल्दी 2-3 है? ये हम देखते हैं कि हमें फाइट में अगर ज़्यादा चोट ना लगे, जिस तरह हमें अभी मेरी फाइट थी, इसमें मैंने बंदे को नॉकआउट कर दिया है, तो नॉकआउट में हमें मौका मिल जाता है क्योंकि हमें इंजरी वगैरह नहीं आती। अगर आप इंजर्ड हो तो आपको जो जहाँ पे इवेंट के लिए जाते हैं आपका मेडिकल टेस्ट होता है, तो वहाँ पे अगर आप खेलना भी चाहो लेकिन वो नहीं खेलने देते क्योंकि आप मेडिकल फिट नहीं होते। अच्छा, तो ये जो है फाइट हम डायरेक्ट फिनिश करके तो हमारे लिए एक मौका मिल जाता है। हमारी ट्रेनिंग तो वैसे भी हुई पड़ी होती है, तो वो एंड पे जो होता है वो सिर्फ वेट कम करने का वो होता है, उस पर ज़्यादा फोकस होता है। बाकी हमारी वही अल्हम्दुलिल्लाह वही ट्रेनिंग जो है ना बरकरार रहती है। अच्छा, हम लोग देखते हैं कि जितने भी हमारे मैं क्रिकेट के अगेंस्ट रही हूँ, क्रिकेट बहुत बड़ा सपोर्ट है पाकिस्तान का और हमें बहुत जगह पे रिप्रेजेंट करता है, और जितने भी वहाँ उसमें स्पोर्ट्समैन खेलते हैं उनका भी उतना ही कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं कि क्रिकेट के अलावा किसी भी स्पोर्ट्स को हम उस तरह से अहमियत नहीं देते पाकिस्तान में, और उन हीरोज़ को नहीं हीरोज़ मानते जो कि जिस तरह से अभी हबीब आपके सामने मौजूद हैं। हबीब, यहाँ तक आने के लिए कितनी मेहनत की, इसके पीछे यकीनी तौर पे एक बहुत बड़ी जर्नी होगी, एक बहुत बड़ा सफ़र होगा जो आपने तय किया है, और यहाँ पहुँचने के बाद कि आप एक के बाद एक चैम्पियनशिप अपने नाम कर रहे हैं, तब भी कभी कभी जब आपको ये लगता होगा कि यार अगर क्रिकेट में चला जाता तो बच्चा बच्चा मुझे जानता और यहाँ पे मैं किसी के साथ से भी गुजर जाता हूँ कोई पहचानता नहीं है, वो क्या फीलिंग है? आपने सारा बताना है। ये स्टार्ट में ट्रेनिंग जब हम अपने इलाके में कर रहे थे तो हम तो अपने डेरा इस्माइल खान साहब का ताल्लुक है। जी। तो वहाँ पे तो हम रनिंग भी नहीं कर सकते थे क्योंकि हमारी रनिंग ट्राउज़र में हम करते हैं रनिंग वगैरह एक्सरसाइज, कपड़ों में तो हो नहीं सकती, तो ट्राउज़र भी जो है ना वहाँ पे बहुत बुरा माना जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लड़कों के लिए भी जी, लड़कों के लिए बहुत ज़्यादा। तो स्टार्ट में हर बंदा जो भी आगे चलता है, जितना भी अच्छा प्लेयर बन जाता है, वो उसको स्टार्ट में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें आती हैं। तो ये चीज़ें थी, और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना मुश्किलातें स्टार्ट में थी। तो बाद में जो ना मैंने कुछ फाइटें खेली, उसको जो है ना मैं नॉकआउट ही जल्दी मार देता था, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ममालिक में भी खेल चुका हूँ, पाकिस्तान में मैंने नेशनल इंटरनेशनल खेल चुका था। तो फिर जो है ना घर वाले और जो है ना मेरे कोच और इस तरह के दोस्त वगैरह ये सारे मुझे जो है ना देखते थे कि यार ये अच्छा जा रहा है। तो उसके बाद फिर आराम से उनकी भी सपोर्ट थी, और ख़ासकर मेरे घर वाले स्टार्ट में तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं थी घर वालों की, क्योंकि वो इस चीज़ को बहुत बुरा मानते थे कि बॉक्सिंग लड़ाई झगड़ों की गेम है और इस पे जो है ना नहीं जाओ, ये जो है ना आपको चोटें लगेंगी। या यहाँ तक कि हम जिस क्लब में खेलते थे, एक ही कोच है मेरा इरफान महसूद, उनके 80 गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड है। उनकी माशाल्लाह बदौलत, उनकी मेहनत से, उनके जो है ना जहाँ वो
क्लब की फ़ीस भी हमसे नहीं लेते थे, और जहाँ पे हमारी फ़ाइट्स होती थी वो अपने जेब के खर्चे से, अपने खर्चे से हमें भेजते थे कि यार ये लड़का आगे जा सकता है, हम इस पे जो है ना कोशिश करेंगे। तो वो हमें हिम्मत देता था कि देखो आज यहाँ पे हो, कल ये जो लोग आपके पीछे हंसते थे, मतलब मेंटली तौर पे हमें तैयार कर देता था। तो हमें यही पता चलता था कि देखो उस्ताद जो है ना आपको ये चीज़ें समझा रहा है, वो मूवी दिखाता था कि देखो ये बॉक्सर इस तरह बना है। तो वो जो घर की मुश्किलात होती थी, और ज़ाहिरी बात है दोस्त वगैरह हो गए या कोई और रिश्तेदार हो गए, ये कहते थे स्टार्ट में कि भाई ये नहीं करो, या घर वालों को कहते थे कि ये बॉक्सिंग जो है ना बुरी चीज़ है, मारने पीटने वाली गेम है, शायद ये लड़का जो है ना कल लड़ाई वगैरह के लिए जाए। लेकिन कोच जो है हमारा, वो हमारे मेंटली तौर पे हमें तैयार कर लेता था, और अल्हम्दुलिल्लाह जब फाइट जीते और पाकिस्तान में आए और फिर जो है ना अपने इलाके में आए, तो सारे अपने रिश्तेदार, अपने भाई बहुत ज़्यादा खुश थे कि देखो डेरा इस्माइल खान से एक प्लेयर गया हुआ है, और जो है ना तुर्की में, फिलिपाइन के ख़िलाफ़ इन जगहों में जीता है, और जो है ना एक गरीब तबके का फैमिली का था। तो फिर उन्होंने सब ने जो है ना मिल के मुझे सपोर्ट भी किया, और सबका ही मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उसके बाद। अच्छा, सपोर्ट की तो आपने बात कर दी कि सब सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन जिस तरह मैंने पूछा था कि हमारे जो जिस तरह के क्रिकेट के प्लेयर्स को जिस तरह से शनाख्त मिलती है, लोग उनको पहचानते हैं, उनके फैंस बन जाते हैं, उस तरह से दीगर हमारे जितने भी स्पोर्ट्स हैं उसमें नहीं हो पाता अनटिल अनलेस कोई बहुत ही ज़्यादा फ्लरिश ना कर जाए, बहुत ही आगे ना चला जाए, या अपनी एडवर्टाइजमेंट खुद करना शुरू कर दें। इनकी तो एडवर्टाइजमेंट बहुत सारे ब्रांड्स जो हैं वो कर रहे होते हैं, लेकिन आप लोगों के साथ अनफॉर्चुनेटली नहीं होता। तो कभी ख्याल आया है कि यार बॉक्सिंग की बजाय मैं भी क्रिकेट में चला जाता तो लोग मुझे पहचान रहे होते, मेहनत हम इतनी करते हैं, सिंगुलर गेम जो है वो खेलते हैं जिसमें एक ही बंदा अगर जीते तो जीत आपकी होती है। क्रिकेट में तो कभी कभी होता है ना कि बहुत सारे प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म नहीं करते लेकिन फिर भी कंपनसेट हो जाते क्योंकि बाकी प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म कर देते हैं, लेकिन आपके गेम में तो ऐसा नहीं है। तो कभी दिल में ख्याल आया कि क्रिकेटर ही बन जाता? हमें तो सबसे ज़्यादा बड़ा इशू होता है स्पॉन्सर का, और वो क्रिकेट के पास तो वैसे भी स्पॉन्सर है हर कंपनी के। हमने इतनी फाइटें खेली है लेकिन जितनी उनको जरूरत है उससे ज्यादा स्पॉन्सर्स उनके पास मौजूद है। जी, और यहाँ भी एक स्पॉन्सर होगा जहाँ उनकी वर्दी पे जगह ही नहीं बची स्पॉन्सरशिप की, टोपियों पे भी स्पॉन्सरशिप बनी हुई है। तो हम जब दूसरे मुल्क में जाते हैं, यकीन माने हमें खुशी होती है जब हम पाकिस्तान का ट्रैक सूट डालते हैं, वहाँ पे फाइट जीतते हैं। मैंने अक्सर, मेरे अलावा काफ़ी मैंने बॉक्सरों को देखा हुआ है, हम जब वो वहाँ से आते हैं तो एयरपोर्ट में हमें सिर्फ अपने जो हमारा कोच होता है, वो फैमिली वाले भी कोई नहीं होते, वो जो है ना ठहरे होते हैं, या कोई जो है ना एक दो बंदे होते हैं, वो हमें जो है ना उठा के घर छोड़ा दे। बड़ा दुख होता है कि मतलब हम भी पाकिस्तान के लिए लड़े, और बॉक्सिंग जो है सबसे ज़्यादा टफ है और बहुत हार्ड गेम है। तो उसके बावजूद भी हम कोशिश करते हैं कि हम भी जो है ना लगे हुए हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। अब अक्सर हम जगहों पे जाते हैं, हम अपने इलाके का नाम तो नहीं उठा दे, भाई कहाँ से हो, मैं डेरा इस्माइल खान से हूँ, नहीं सॉरी पाकिस्तान से हूँ, खान से नहीं है, पाकिस्तान से हूँ। वो ट्रैक सूट को देख के ही देख लेते हैं कि यार ये पाकिस्तान का ही खिलाड़ी है। तो फाइट जीतते भी हैं, लेकिन जब पाकिस्तान में आते हैं तो वही चीज़, वही पुराना वाला जो है ना वापस आ गए, और दोबारा उसी ट्रेनिंग पे ना स्पॉन्सर, ना कोई हुकूमत की तरफ से, ना कोई बुलाता है कि आ जाओ हम आपको अवार्ड दे दें, हम आपको इनाम दे दें कि आप माशाल्लाह पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करके आए हो, जीत के आए हो। बहुत ज़्यादा दुख होता है, काफ़ी जगहों पे जो है ना हमें बहुत ज़्यादा दुख झेलना पड़ता है। अच्छा, अभी आप लोगों के सामने जो है वो कुछ वीडियोस वगैरह इनके आएंगी हबीब की, और आप लोग देखेंगे कि उसमें ये कुछ काम करते हुए नज़र आ रहे हैं हमें। ये जी वीडियो है जो हमारी टीम ने इनकी कहीं बहुत पुरानी जगहों से ढूंढनी है, और बड़ी मेहनत की है उन्होंने ये वीडियो ढूंढने में। इसमें आप काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, और उसके बाद जो है अपनी बॉक्सिंग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उसको आप भूल गए। ये क्या स्टोरी है, ये किस तरह से किया, और क्या हालात कुछ ऐसे बन गए कि ये करना पड़ा, ये भी ज़रा बताएं सबको। मैं अभी भी इस टाइम भी मैं मजदूरी करता हूँ। हमारे इलाके में मैं पहले एक दुकान वालों के साथ था, तो जो है ना ये जिसे हम परचून वगैरह सामान बोलते हैं, आटा वगैरह उठाना, ये चीज़ें करता था, और रक्षा भी चलाता था। उस टाइम मेरी अज़रबैजान में सिलेक्शन हो गई थी फ़ाइट के लिए,
पूरे पाकिस्तान में सिर्फ मैं वाहिद बंदा था जो मेरी सिलेक्शन हो और गई थी। ये रक्षा चला रहे हैं अभी, रक्षा लोगों वाला नहीं है लेकिन सामान एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने वाला है। जिस तरह गोदाम से सामान जो है वो आप दुकान तक लेके जाते हैं, तो उसके लिए हबीब जो है वो रक्षा भी चलाते हैं। जी हबीब। तो इसी रश्के पे फिर मैं काम करता था। तो मुझे कोच ने बताया कि आपकी सिलेक्शन हो गई है अज़रबैजान में फ़ाइटों के लिए। तो मैंने कहा कोच साहब ख़र्चा तो बहुत ज़्यादा है और हमारे पास 5,000 भी नहीं है जाने के, तो ये क्या। उसने कहा कि अल्लाह खैर करेगा। फिर एक बंदा, ये एक वीडियो थी मेरी जो रक्षा में चलाता था, तो मुझे नहीं पता था, मैं ये गट्टू वगैरह उठा के ले जा रहा था, तो एक बंदे ने मेरे से छुप के वीडियो बनाई हुई थी। तो वो वीडियो बना के उसने सोशल मीडिया पे दी थी, तो वो तकरीबन कोई मिलियंस व्यूज़ उस पर आ गए थे, बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ गए थे। तो फिर जो है ना मुझे मुख्तलिफ़ मीडिया वालों ने बुलाया कि आ जाएं आप हमारे पास इंटरव्यू वगैरह। तो मैं उनके पास गया तो उन्होंने कहा कि क्या वजह है। तो मैंने उनको कहा कि मेरी सिलेक्शन हो गई अज़रबैजान के लिए और मैं इसी पे काम करता हूँ, ये रश्का। और रश्के में तकरीबन 4-5 लाख मैं नहीं कमा सकता, जितना भी मैं जो लगूँ कि मेरे पीछे फैमिली है इतनी बड़ी। तो मैं मेहनत कर रहा हूँ, बॉक्सिंग मैं खेलता हूँ, लेकिन मजबूरन मुझे जो है ना अक्सर मुझे इससे अलावा भी बहुत ज़्यादा ऑफरें आई थी। जब मैं रक्षा चलाता था बहुत ऑफरें आती थी, हम कहते थे कि भाई नहीं आ सकते क्योंकि हमारे पास स्पॉन्सर ही नहीं है, तो हम कैसे आपके लिए। तो वो वीडियो फिर जो है ना वायरल हो गई। फिर जो है ना लोगों ने मुझे बुलाया और उसके बाद हेल्प भी की हुकूमत ने, कुछ जो है ना दोस्तों ने, कुछ मुख्तलिफ लोगों ने। तो वो फाइट खेल के वापस आया। फिर जो है ना क्योंकि हुकूमत थी उस टाइम ऐसी कि उन्होंने दोबारा जो है ना मुझे कोई जगह पे नहीं बुलाया, फाइट खेल के मैं वापस ही आ गया था। तो दोबारा मैं अपने ही काम पे, और अभी भी वही काम मेरा स्टार्ट है, लेकिन अपनी गेम भी नहीं छोड़ी और गेम काम जो है वो भी हमारा ये वही स्टार्ट है। हम यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे कुछ मज़ीद बातें करेंगे। और जिस तरह मैंने शुरू में कहा था कि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे तो उसकी रीज़न सिर्फ आप हैं, क्योंकि ऐसे लोग मौजूद हैं जो बहुत ज़्यादा मुश्किलों के बाद भी अपने ख्वाबों को पूरा करते हैं। छोटा सा ब्रेक लें हमारे साथ। जी वेलकम बैक टू द शो। हम लोग बात कर रहे हैं हबीब से और ख्वाबों के हवाले से बात हो रही है कि ख्वाब आप जो देखें उसको पूरा करने में बहुत सारी चीज़ों पे आपको बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, लेकिन जब आप अपना ख्वाब पूरा कर लेते हैं तो आपको खुशी भी होती है कि मैंने जो कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं ये मैंने ठीक किया है सब कुछ करके। हबीब, अभी जो आपकी थाईलैंड में फ़ाइट होने वाली है इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि कब है और आपकी किसके साथ है और इसमें आप कितने केजीज़ वाले में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और अभी तो आपका वज़न नॉर्मल है, तो आप उस तक कैसे जाएंगे, कितना वर्कआउट करेंगे, कितना डाइट को कंट्रोल करेंगे। और आप लोगों को तो एक ख़ास किस्म की डाइट भी चाहिए होती होगी इसको कंट्रोल करने के लिए, तो उस सब के बारे में बताएं। ये थाईलैंड में एक बैंकॉक में जो फ़ाइट आ रही है हमारी, यहाँ पे जो है ना पूरे इंटरनेशनल लेवल पे बहुत से ममालिक से फ़ाइटर आते हैं, तो उस पर हमारी भी सिलेक्शन हुई पड़ी है। तो वहाँ पे जो है ना मैं 66 केजी में खेलता हूँ। वैसे तो हमारा वेट ज़्यादा होता है लेकिन हम अपने वेट को बहुत ज़्यादा गिराते हैं, जिसे वेट कट बोलते हैं। तो ये जो फ़ाइट आ रही है तकरीबन 25 फरवरी के आसपास है यहाँ थाईलैंड में। तो उसके लिए जो है ना हमारी जो फाइट्स होती है, ख़ासकर हमारा जिस तरह के मैंने आपको पहले बताया ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा होती है, हार्ड होती है, लेकिन उसके लिए डाइट पे भी हम ज़्यादा फोकस करते हैं। तो हमारी डाइट जो है उसके लिए फिर बहुत मुख्तलिफ सी चीज़ें होती है, जिस तरह की प्रोटीन और प्रोटीन के अलावा बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं। तो ये हमें मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम जो है ना वो थाईलैंड में फ़ाइट खेलेंगे और इंशाल्लाह जीत के आएंगे। किसके साथ है आपकी थाईलैंड में फ़ाइट? थाईलैंड में पहले तो उन्होंने बताया था कि नाइजेरिया के ख़िलाफ़ है, नाइजेरिया का फ़ाइटर है, लेकिन मेरे ख्याल में उसको जो है ना थोड़ी इंजरी पाँव में हुई है प्रैक्टिस के दौरान। अभी एक इंग्लैंड, तो वो फिट नहीं है खेलने जी के नहीं लिए? वो फिट नहीं है। इंग्लैंड का एक लड़का है, उसके साथ जो है ना मेरे ख्याल में हमारी फ़ाइट है। ठीक है। अनम जी हमारे साथ इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम अनम। हेलो
टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें अनम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम नमल है। नमल नमल है आपका नाम? अच्छा, कैसी है नमल? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं हमारी बिल्कुल भाई किधर ठीक है? हूँ। ये तो मैंने सुबह बता दिया था, आपने शुरू से शो नहीं देखा? नहीं, स्टार्ट थोड़ा सा मिस हो गया था। चले फिर आपने नहीं मैंने बहुत दफ़ा बताया, अब आप ये ना कहें स्टार्ट से थोड़ा सा मिस हो गया था, 3 से 4 दफ़ा बता चुकी हूँ मैं ये बात। अच्छा, अरे आपने ये भी तो कहा था कि वो घंटे बाद आ जाएंगे। हाँ मैंने कहा, ये देखा फिर इसका तो मतलब आपने देखा हुआ है कि वो कहाँ है। मैंने कहा था कि शायद वो घंटे बाद आ जाएं, क्योंकि उन्होंने यही कहा था कि मेरा घंटे का काम है तो उसके बाद हो सकता है मैं आ जाऊँ, लेकिन हो सकता है कि उनको लेट हो गया, क्योंकि ज़ाहिर है आप जब इस तरह की चीज़ों में जाते हैं तो कभी लेट भी हो जाता है उनका, फिर बाद में मैसेज आया कि 11 बजे मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ है, तो इस वजह से वो अनफॉर्चुनेटली नहीं आ सके। अच्छा, आपका शो बहुत अच्छा है। थैंक यू। बहुत अच्छा जा रहा है। बहुत शुक्रिया। दोनों बहुत अच्छे थे, ये भी बहुत अच्छे हैं। कुछ पूछना चाह रही है नमल इनसे? नहीं, बस आपसे ही बात करनी थी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा, थाईलैंड में जो आपकी फ़ाइट है अब इंग्लैंड के ख़िलाफ़ होगी। जी। ठीक है, मैं ये पूछ रही थी आपसे कि जितने भी आप ये खाने वगैरह खाते हैं और अपना वेट कट करते हैं, इसमें बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की डाइट की ज़रूरत होती है कि आपने ये खाना है, इतना खाना है, इतना मैयर किया हुआ खाना है, ये सारी चीज़ें। तो इंग्लैंड का जो फाइटर आएगा वो तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें करके आएगा, तो आप इन सारी चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं कि ये खाना है, ये मेरी बॉडी को इस वक्त ज़रूरत है, ये इतनी मिकदार में खाना है और डेली खाते रहना है जब तक फाइट नहीं होनी, तो वो सारा मैनेज कैसे करते हैं? ये हमारे कोच जो होते हैं उनको पता चलता है कि अब कि इसको हमारे जिस्म में जो है ना ज़्यादातर हमारा फोकस होता है कि हमें कितनी कैलोरीज चाहिए। जब हम वेट कम करते हैं तो हम कैलोरीज को कम कर देते हैं, तो वो कोच को पता होता है। जिस तरह के हम हर सुबह को जो है ना 5 से 6 सफ़ेद अंडे खाते हैं उबले हुए, और चावल हो गए, मतलब थोड़ी थोड़ी चीज़ें खाते हैं, सलाद हो गया, तो ये वेट कम करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो उनको पता होता है, वो फिर हमें एक लिस्ट बना के दे देते हैं जो हमारे कोच होते हैं। हम उनको कहते हैं कि मतलब हमारा 5 kg ज़्यादा है वेट, तो वो हमें फिर लिस्ट उसी तरतीब से 5 kg के हिसाब से बना के देते हैं कि ये खाएंगे तो 5 kg कम हो जाए। वो बना के फिर हमें देता है कि आपने ये चीज़ें इस्तेमाल करनी है और ये चीज़ें नहीं करनी। अक्सर हम कभी कभी जो है ना शादी के किसी प्रोग्राम में चले जाते हैं तो कोच भी होता है, या तो वो जो है ना हमें ऐसे देखते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ये बोतल वगैरह उठा लें, तो उनके ना इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस होता है कि बोतल वगैरह और जो है ना समोसे हो गए, सारी डाइट खराब हो जाएगी भाई। अगर बोतल पी ली या कोई फ्रिजी ड्रिंक पी ली तो सारी डाइट खराब हो जाती है। बहुत मुश्किल होती है हमारी जो है ना। हमें फाइट पे कोई वो नहीं होता क्योंकि हम फाइट वैसे दिल से ही खेलते हैं, मज़ा ही आता है, लेकिन डाइट को फॉलो करना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। अच्छा, अभी कभी ऐसा हुआ है कि फाइट में कोई ऐसा, जाहिर है ये तो बॉक्सिंग गेम ही ऐसी, आपको कहीं भी लग सकता है, कभी नाक पे लग जाता है, कभी मुंह पे लग जाता है, तो कभी ऐसा हुआ है कि कोई बहुत ज़्यादा सीरियस चोट लग गई हो, तो जब आप घर गए हो तो घर वालों ने कहा कि क्या कर रहे हो तुम, अपने मुँह का हाल देखो तुमने क्या किया हुआ है? मैं अज़रबैजान खेलने गया था, वहाँ पे मेरा अपोनेंट जो था वो बहुत ज़्यादा टफ था, क्योंकि वो 2 टाइम नेशनल चैम्पियन रहा अज़रबैजान का। तो उसको जो है ना मैंने कोच को बताया था कि ये फाइटर अच्छा है और मुझे जो है ना मज़ा आएगा इसके साथ फ़ाइट खेलने में। हम जब वहाँ पे गए हमने इतनी ज़्यादा टफ फाइट की है कि मेरा जो ब्लड था वो मुंह से और नाक से रुक नहीं रहा था, बहुत ज़्यादा था, और उसका जो है ना उसका भी जो है ना दांत वगैरह से जो है ना बहुत ज़्यादा खून आ रहा था, और बहुत ज़्यादा टफ फाइट थी, और वो मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा टफ फाइट थी। जब हम फाइट मैंने खेली, उसके बाद जब हम कमरे में आए तो मुझे नहीं पता था कि मैं कैसे हूँ, क्या हुआ पड़ा है। बहुत टाइम बाद जब मैं शायद बेहोश था या शायद नींद आ गई थी, तो जो है ना थक गई थी बॉडी आपकी, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद जब हम पाकिस्तान पहुँचे तब मुझे है ना थोड़ा सा महसूस होता कि मैं बस ठीक ही हूँ। उसके बाद मैंने इलाज किया और टेस्ट वगैरह किए, क्योंकि बॉक्सिंग बहुत ज़्यादा टफ है और ज़्यादा फोकस हमारा फेस पे ही होता है, फेस पे ही ज़्यादा मारते हैं। तो वो मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा टफ फाइट थी। तो अम्मी ने कुछ कहा तो नहीं कि अम्मी अब्बू ने कि ये भाई ये क्या हो रहा है, तुम्हारा मुंह सारा ख़राब हो गया? मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं जब फाइट खेलता हूँ तो 1-2 दिन कहीं और जगह पे ही गुजारता हूँ, ताकि जो है ना
मेरी वालदा को पता ना चले, वो फिर इन चीज़ों को देख के वो फिर जो है ना नहीं छोड़ती, कहते हैं कि जो है ना ये चीज़ें आपके लिए ठीक नहीं है। या अगर कोई ऐसी चोट हो जो पाँव में तो बस चले जाते हैं, हम कहते हैं कि फिट है। अक्सर मेरी फ़ाइट हो जाती है, जो फाइट के बाद डायरेक्ट फ़ौरन उनकी कॉल आती है वालदा की, तो उसने कभी भी मुझसे नहीं पूछा कि हबीब आप फाइट जीते हो या रहे हो। वो पहले यही पूछती है कि हबीब क्या हुआ है, कुछ चोट मोट तो नहीं लगी? नहीं, मुझे नहीं लगी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, उसने मेरे लिए फाइट का कभी भी नहीं पूछा। तो ज़ाहिर सी बात है, माएँ और सबकी माएँ जो होती है ना बहुत ज़्यादा प्यार वाली होती है, तो वो मुझे सिर्फ ये फाइट से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, जीते या नहीं जीते, उनको ये है कि मेरे बेटे को कहीं चोट ना लग जाए, बस वही सिर्फ पहली उनकी यही कॉल होती है कि बस क्या हुआ तो नहीं है। मैं कहता हूँ कि नहीं। फिर कभी कभी ऐसे होते हैं कि मैं वीडियो वगैरह शेयर करता हूँ तो भाई उनको दिखा देते हैं, तो ये मुझे जो है ना वीडियो कॉल कर लेती है कि सबर मुझे जो है ना चेहरा अपना दिखाओ। मैं कहता हूँ कि मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ माशाल्लाह। अच्छा हबीब, आपने अभी तक बहुत सारी फ़ाइट्स खेली हैं, बहुत सारे ममालिक में जाके खेली हैं, बहुत सारे लोगों के ओपोनेंट खेली हैं, कौन सी फ़ाइट ऐसी है जो आप कहते हैं कि मुझे वो हमेशा याद रहेगी अपनी ज़िंदगी में, और जो मैंने जीती या जीत आप कह सकते हैं कि वो जो जीत है वो मुझे हमेशा याद रहेगी, वो इतनी अनप्रिडिक्टेबल थी कि अगला मुझे लग रहा था कि अगला बंदा जीत जाएगा, लेकिन जब एंड में जाके मैं जीता तो मुझे वो हमेशा याद रहेगी। ऐसी कौन सी चीज़ है? ये मेरी लाइफ में ऐसी फ़ाइट आई, बल्कि लाइफ में नहीं पूरे पाकिस्तान में। अगर पाकिस्तान की बात की जाए, हमारी फ़ाइट थी ये फ़िलिपाइनी फ़ाइटर के साथ। यहाँ पे पाकिस्तान में एक फ़ाइटर था, उसकी जो है ना फ़िलिपाइनी फ़ाइटर के साथ फ़ाइट थी, तो उसको लग गई थी चोट पाँव में। तो वो बिल्कुल मतलब इवेंट बहुत ज़्यादा करीब था, वो बहुत बड़ा इवेंट था। तो उसमें जो है ना उन्होंने बताया कि भाई पाकिस्तान से ये लड़का वेल्टर वेट में खेलता है, ये तो इंजर्ड हो गया, अब इसके जो अपोनेंट है वो तो फाइट मांग रहा है, अब बताओ पाकिस्तान में कौन चाहिए। तो किसी ने जो है ना मेरा नाम बताया था, फिर उन्होंने मेरे कोच से रब्ता किया था, और ये फाइट सिर्फ 2 हफ्ते पहले मुझे बताई गई थी, सिर्फ 2 हफ्ते पहले। अच्छा, आपको उससे पहले ज़ाहिर नहीं आपने उसको मुझे उसके पहले मुझे पता नहीं था कि इस इतने बड़े इवेंट में मुझे फाइट मिलेगी। तो जब फाइट मुझे कोच ने बताया कि अभी ऐसा फाइट है, उसको जो है ना फाइट खेलनी है, और उसका 7-0 रिकॉर्ड था, उस टाइम मेरा 2-0 रिकॉर्ड था, और आप एक अच्छे प्लेयर के साथ खेलना ये बहुत मुश्किल पड़ जाता है। और फिर ऐसा हो कि आपको जो है ना अचानक बता दिया, और जिसका रिकॉर्ड भी ऐसा हो कि वो 7 फाइट्स कंसेक्यूटिव जीते थे और उन्होंने अभी तक कोई फाइट हारी नहीं थी। तो उस्ताद ने फिर मुझे कहा, मैंने कहा सर ट्राई कर लेते हैं, मतलब कोशिश तो कर लेंगे अपनी। अच्छा, ये आपने स्टोरी जो है ना कंटिन्यू करनी है। हमारे साथ कॉलर हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं। सारे जी हमारे साथ रहीम यार खान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं सारा? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, और बहुत अच्छा शो जा रहा है। हमारे भाई की कमी भी बहुत महसूस हो रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। और गेस्ट आपके बहुत अच्छे हैं। एक तो मैं इनको बहुत अप्रिशिएट करना चाहूँगी, इनके स्ट्रगल्स को, और इन्होंने जैसे बात की कि हुकूमत को चाहिए कि ऐसे मतलब टैलेंटेड लोगों को जो इतनी मेहनत करके, इतनी स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचते हैं, तो उनको सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, बिल्कुल। मैं तो शुरू से यही बात कर रही हूँ कि सपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ना सिर्फ हुकूमत को बल्कि हमें भी इन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। हमें पता ही नहीं होता, ऐसे लोग जो इस चीज़ के हकदार भी हों। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही हैं, जो इस चीज़ के हकदार हो। तो मेरी इनके लिए बहुत सारी दुआएं हैं, अल्लाह पाक इनको कामयाब करें आगे जाके। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच सारा फॉर कॉलिंग, थैंक यू सो मच। हाँ जी, आप अपनी फ़ाइट के बारे में अभी बता रहे थे। तो वो फ़ाइट के लिए जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था, मुझे कोच ने बताया, तो मैं वहाँ पे जब खेलने गया, तो वो फाइटर जब मैंने उसको देखा, उसकी बॉडी, उसकी जो है ना हाइट वगैरह, उसकी बॉडी, तो मैं थोड़ा सा घबरा गया था। मैंने कहा बहुत अच्छा फाइटर है, लेकिन मुझे कोच ने कॉल की है, उसने कहा है कि हबीब आपने जो है ना ये नहीं करना, ये करना है। और बहुत ज़्यादा मुझे इतने जज्बा आ गया था उसकी बातों से, बहुत मज़ा आया। जब मैं रिंग में गया तो उसके साथ मैंने फ़ाइट खेली। उसने पहला राउंड मुझे बहुत ज़्यादा मारा, दूसरा राउंड उसने बहुत ज़्यादा मारा। जब तीसरा राउंड हुआ तो मुझे पता था, मैंने कहा कि अगर मैं इसको थकाऊंगा तो ये मुझे तो मारेगा, लेकिन इसका स्टेमिना खत्म हो जाएगा। मैं मेंटली तौर पे तैयार था, मुझे पता था कि फाइट में, अगर आप फाइट में मेंटली तौर तैयार है तो आप जितनी भी वो टफ फाइटर है आप जीत सकते हो। तो 4 राउंड उसने बहुत ज़्यादा मुझे मारा, और हमारी फाइट 8 राउंड की थी। तो 4 राउंड वो मुझे मारता गया, और चौथे राउंड में मैंने फिर उसको, जब मैंने स्टार्ट लिया, उसको मैंने नॉकआउट कर दिया।
क्या बात है, ज़बरदस्त। हबीब, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ दें और आपकी मुश्किलात को आसान करे, और पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान के लोग जो हैं वो आपके टैलेंट को समझें कि आप कितने माशाल्लाह टैलेंटेड हैं। और जब आप थाईलैंड जाएँ तो अल्लाह करे कि आप फ़ाइट जो है वो जीत के आएँ और अपने रिकॉर्ड को बरकरार रखें। आप लोगों से जी हम लेंगे यहाँ पे इजाज़त, आप लोगों से मुलाकात होगी मंडे को। अपना वीकेंड बहुत ज़्यादा एंजॉय करें। मुझे, हुमायूं और हमारी पूरी टीम को अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।